जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंतर्गत जो सेट 1 को सॉल्व करेंगे। जो आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं ना, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले में हम जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लिए हैं। और या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो प्रश्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या साइंस के जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं आपको भी हो सकता है आपको वीडियो मिले कि ना मिले, आप देख सकते हैं उसमें। इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उनसे रिलेटेड कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मज़ा आएगा। और इसमें लगभग मोटी मोटी आप समझ सकते हैं कि 300 से 400 क्वेश्चन है ना, 300 से 400 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो 1 से लेकर जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, 30 नंबर तक का यहाँ तक का, तो ये तो क्वालिफाइंग होता है, तो इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आ जाता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 से ही हमारा मेरिट बनता है ना। तो पार्ट 2 में जो जनरल स्टडीज़ में आता है तो इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैथ का क्वेश्चन को भी हम लास्ट में से सॉल्व करेंगे। पहले जीएस वाले पैटर्न को, यानी कि जीएस वाले पोर्शन को देख लेते हैं कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो 45 तक आपका मैथ का दिया गया है, इसको हम लास्ट में भी सॉल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, टोटल को सबको सॉल्व करेंगे, एक नियम से सॉल्व करेंगे ताकि आप जो है ऐसा एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले जीएस वाला कर लीजिए, फिर टाइम बचेगा तो आप मैथ वाला कर लीजिए, फिर आपका 30 वाला जो पोर्शन है उसको चाहे पहले करिए और चाहे लास्ट में कर लीजिए। ये दो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आ जाता है। कि कह रहा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मुस्लिम उद्धार दिवस आएगा कि डायरेक्ट एक्शन दिवस आएगा, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा आएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा आएगा। कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा यानी कि पहले 3 नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 1946 मुस्लिम उद्धार दिवस आएगा। मुस्लिम उद्धार दिवस ये आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये हुआ था आपका 1946 में हुआ था। 22 नहीं यार, 1939 में हुआ था, 22 दिसंबर 1939 को। तो ये आपका पहला आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है? ये 1940 में होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है 1940 में। इसके बाद फिर डायरेक्ट एक्शन दिवस हो जाएगा। नहीं, डायरेक्ट एक्शन दिवस तो हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, नहीं यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो इसमें जो है 3 के बाद आपका 1 आएगा। ठीक है, ये तो सही है। और इसके बाद फिर आ जाता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में होता है। ओके, और डायरेक्ट एक्शन दिवस कब होता है? तो डायरेक्ट एक्शन दिवस आपका होता है, डायरेक्ट एक्शन दिवस कब होता है? डायरेक्ट एक्शन 1946 में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है? 3142, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। देखिए जो मुस्लिम उद्धार दिवस है ये आपका कब हुआ था? तो मुस्लिम उद्धार दिवस जिसको बोलते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस, ये आपका हुआ था 22 दिसंबर 1939 को। आप लिख सकते हैं 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। और जो डायरेक्ट एक्शन दिवस है, ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था डायरेक्ट एक्शन, ये आपका 16 अगस्त 1946 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा कब हुआ था? तो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हुआ था, ये आपका 1939 में हुआ था। 1939 में होता है, शायद अक्टूबर के आसपास हुआ था। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये आपका 1940 में हुआ था। 1940 में हुआ था। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की? तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो आप बताइए, बिहार में विद्रोह की शुरुआत किसने की? क्या बाबू कुंवर सिंह ने की? बक्सर की बात कर रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत बाबू कुंवर सिंह के नहीं की। इसका किए थे आपका महाराजा फतेह बहादुर शाही। इन्होंने जो है 1768 में फतेह बहादुर शाही ने विद्रोह प्रारंभ किया था, है ना, जो लगभग 20 साल तक चला था, यानी कि 2 दशक तक चला था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जो बक्सर का युद्ध है आपका कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा। बक्सर का युद्ध जो आपका हुआ था 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अच्छा, जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें जो है क्या हुआ था कि मतलब अंग्रेज विजय हो गए थे, यानी अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें जो है 1765 के आसपास जो है बिहार, उड़ीसा, बंगाल पे मतलब वो लोग जो है क्या बोलते हैं उसको दीवानी प्राप्त कर लिए थे, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि मुस्लिम लीग के
पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दो राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया बताइए? क्या सर सैयद अहमद खान ने प्रतिपादित किया? क्या सर नहीं। लियाकत अली खान ने? नहीं। तो इसको प्रतिपादित किए थे मोहम्मद इकबाल। किसने प्रतिपादित किए थे? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, तो दो राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मोहम्मद इकबाल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, 1930 में जो मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग के जो इलाहाबाद वाला अधिवेशन हुआ था ना, उसमें एक अलग राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछो पाकिस्तान शब्द है, जो पाकिस्तान शब्द है, ये पाकिस्तान शब्द यह नाम किसने दिया था? तो ये आपके नाम दिए थे 1934 में, नहीं 1933 में। 1933 में दिए थे, वो क्या बोलते हैं उनको, चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली जी ने, मतलब जी क्या बोले, तो चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान नाम दिया, नहीं पाकिस्तान शब्द का नाम दिया। ठीक है, अच्छा, उनकी एक पुस्तक है, हो सकता है मतलब वो भी अगर आपसे पूछ ले तो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाव और नेवर, ऐसे की कोई बुक है, उसमें जो है चौधरी रहमत अली ने ये पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान जो अगर आता है नाम, तो इसमें जो है जिन्ना का नाम प्रमुख आता है। ठीक है, तो जिन्ना ये कैसे, मतलब किसी ऐसे, मतलब जिन्ना जो है पाकिस्तान से कैसे जुड़े, तो इसको याद रखिएगा कि जो 1940 का अधिवेशन हुआ था, 1940, तो 1940 के अधिवेशन में मतलब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की थी। ठीक है, पाकिस्तान राष्ट्र की मांग थी। कब? 1940 के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो पाकिस्तान दिवस है वह कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो आपका मनाया गया 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, तो अगर मान लीजिए पाकिस्तान आज़ाद हो गया, तो इसके बाद फिर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो देखिए, वो प्रधानमंत्री बनते हैं जो इसके पहले वित्त मंत्री थे। कौन थे? लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान जो है 1946 के अंतरिम सरकार में जो है वो वित्त मंत्री था। ठीक है, वो जाके बाद में पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पाकिस्तानी, अच्छा, ये जो है ऑप्शन दिया है सर सैयद अहमद का, ये कौन है? तो ये आपके हैं, ये आपका जो इंग्लो क्या बोलते हैं उसको, AMU है ना, AMU अलीगढ़ में जो है मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, है ना, जो बाद में 1920 में आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। तो ये सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, आगे प्रश्न आ जाता है कि स्वदेश बांधव समिति। देखिए, ये प्रश्न आपका BPSC TRE 2.0 में पूछा गया है, जो एग्जाम दिया होगा उसको तो याद ही होगा। तो स्वदेश बांधव समिति, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक थे आपके अश्वनी कुमार दत्त। कौन है? अश्वनी कुमार दत्त। ये कब किए थे, मतलब इसकी स्थापना कब किए थे? तो इसकी स्थापना किए थे लगभग 1905 के आसपास। ठीक है, 1905 में किए थे, है ना, ये चीज़ याद रखिए। स्वदेश मतलब कि इसका, अगर आपसे पूछे कि स्वदेश बांधव समिति, तो नाम है स्वदेश, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका ये अर्थ होता है कि मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है कि इसको बोल देंगे स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना, है ना, स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक आते हैं इसमें जो है इनाम दिया है प्रफुल्ल चाकी। तो ये प्रफुल्ल चाकी किससे संबंधित है? तो प्रफुल्ल चाकी आपके संबंधित है 1908 के मुजफ्फरपुर संयंत्र केस से, है ना, 1908 के मुजफ्फरपुर। ये देखिए, काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। इसके पहले पार्ट में हम आपको बताए थे कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन हम देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो है प्रश्न में आपके दिया गया था, आपके पेपर में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी एक्शन में संबंधित नहीं था? तो उसमें ऑप्शन था प्रफुल्ल चाकी, ये नहीं थे, है ना, काकोरी एक्शन राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह वो लोग थे, लेकिन ये नहीं थे। ये किससे थे? ये आपके मुजफ्फरपुर संयंत्र केस में थे। ये वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में हुआ था, है ना। तो ये जो है आपका 30, जो प्रफुल्ल चाकी, ये 30 क्या बोलते हैं उसका डेट नहीं याद आ रहा है, 30 अप्रैल, हाँ 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के एक मतलब जज थे, क्या बोलते हैं उनको, किंग्स का मतलब डगलस किंग्सफोर्ड नाम था, उनको समझ कर मतलब उस पर बम फेंक दिए थे, उस पर बम फेंक दिए थे। लेकिन जबकि भूल बस कोई एक वकील थी, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री मारी जाती है। इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ये प्रफुल्ल चाकी मतलब अंग्रेजों से बचने के लिए फिर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, भागकर मतलब ओके, क्या बोलते हैं उसको, आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा? देखिए, अंडमान होता है और एक निकोबार होता है। ठीक है, तो निकोबार का इसमें पूछा है, अंडमान का नहीं पूछा है। ठीक है, अगर पूछा है कि निकोबार द्वीप का नाम क्या था और अंडमान का नाम क्या था, ठीक है, तो यह बता दीजिएगा। जो अंडमान था, नहीं निकोबार जो है, निकोबार पूछा है ना, तो निकोबार का द्वीप का नाम हो जाएगा आपका स्वराज द्वीप। निकोबार द्वीप का नाम क्या था? स्वराज द्वीप था। अगर आपसे पूछ ले कि अंडमान द्वीप का नाम क्या था, तो अंडमान द्वीप का नाम था शहीद भगत द्वीप। ठीक है, ये अंडमान का नाम है। ठीक है,
अंडमान, तो अंडमान द्वीप का नाम पूछे तो शहीद भगत हो जाएगा, और निकोबार द्वीप का नाम पूछे तो स्वराज स्वराज द्वीप हो जाएगा, स्वराज द्वीप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये अंडमान निकोबार है ये आपका सुभाष चंद्र बोस को किसने सौंपा? तो ये आपके भारत का हिस्सा तो नहीं था, ये आपके जापान ने, किसने सौंपा? जापान, ठीक है। जापान में जो है इनको गिफ्ट के रूप में दिया था। तो जापान में कब दिया था? तो जापान में आपका दिया था लगभग 1943 के आसपास, ठीक है। 1943 में, नवंबर 1943 में, याद आ गया। तो नवंबर 1943 में जापान ने जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है यही अंडमान निकोबार सौंपा था। और इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो ये आज़ाद हिंद फौज आप सुने होंगे, आज़ाद हिंद फौज तो सुने ही होंगे। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वगैरह इनसे रिलेटेड है। और ये आपका कुछ और भी सेना बनाई थी, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन लीजन करके एक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं अगला प्रश्न देखें, 51 नंबर। अच्छा जी, तो 51 नंबर थोड़ा सा आपका धुंधला दिखला होगा, क्लियर जो है नहीं आया हुआ था। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीय की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो भारत में राष्ट्रीय की भावना जो है पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने का असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। बात बिल्कुल सही है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी सही है। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, ये भी सही है ना। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी, 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे जो थे यह किसके द्वारा वहन किए जाते थे? तो यह किसके द्वारा वहन किए जाते थे, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा काश्तकारों। तो यह जो है काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे, ठीक है। तो जो आपका फिरोज शाह तुगलक था ये नहरों के लिए काफ़ी फेमस थे। ये जो है 5 प्रकार की नहरें बनाए थे ना, 5 जो है मतलब इनकी जो 5 नहरें थी वो काफ़ी फेमस थी, जो है ये चीज़ याद रखिएगा। इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, उलेमा वर्ग है ना, ये जो है उलेमा वर्ग से संबंधित है। उलेमा वर्ग के लिए सूर्यप्रसाद एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिक्स अल उर्सर्व नाम था। हिक्स अल उर्सर्व के मतलब उसको सिंचाई कर लगवाया था, इसको बोलते हैं सिंचाई कर, ठीक है। तो हिक्स अल उर्कम नाम था उसका, सिंचाई कर लगाने वाला ये जो है पहला सुल्तान बना था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और सुनिए, जो फिरोज शाह तुगलक था, कहाँ गया ये फिरोज शाह जो तुगलक था, ये आपका ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान बना था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान बना था, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की? तो किसने व्याख्या की? तो आपके थे क्या बोले, ये थे आपका लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड का इसका कार्यकाल था लगभग 1905, बंगाल विभाजन से लेकर 1905 से लेकर 1910 के बीच में, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड का जो कार्यकाल था 1905 से लेकर 1910 के बीच में था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। इस मतलब इसी ने जो है क्या बोलते हैं उसको, एक मार्ले मिंटो सुधार आया था ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 वाला, इसी के अंतर्गत आया था, ये याद रखिएगा। तो जो है सूरत का विभाजन हो गया था, सूरत के विभाजन उसमें जो है सूरत के विभाजन में मतलब सूरत के विभाजन में इसमें कांग्रेस के दल अलग अलग हो गए थे। और इसमें अध्यक्ष बने थे आपके रास बिहारी बोस, जबकि जो रास बिहारी बोस देखिए नरम दल के नेता थे, जबकि जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय थे। तो जो उग्रवादी थे ये लोग लाला लाजपत राय को अपना नेता मतलब अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी ये आपके रास बिहारी घोष बन जाते हैं। तो इस वजह से इनमें जो है मतलब मतभेद आ जाता है। और इसके बाद क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है ना। तो इसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो इसी समय जो है एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट कहती हैं कि जो ये सूरत की घटना है, ये कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक दुखद घटना है। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था, ठीक है। तो मतलब अब एक नरम दल अलग हो गया, गरम दल अलग हो गया। तो गरम दल में कौन कौन आ जाते हैं? तो गरम दल में आपके लाल बाल पाल आ जाते हैं, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ये आ जाते हैं। और नरम दल में आपके रास बिहारी बोस और एक आप थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग हो जाते हैं। तो ये आपका सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। और इसके बाद फिर ये लोग आगे जाकर 1916 में अंबिकाचरण मजमूदार मतलब शायद अध्यक्ष बनते हैं लखनऊ अधिवेशन में, उसमें एक हो जाते हैं, ठीक है।
तो इतना प्रश्न आपको याद हुआ होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है भाई साहब, तो आपका स्थित है सासाराम में। तो शेर शाह का मकबरा एकदम सरल क्वेश्चन है, सासाराम में स्थित है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे बता दें कि जो शेर शाह, देखिए बिहार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो शेर शाह है ना, ये आपका 1541 में पटना शहर बसाया था। ठीक है, पटना, ये कौन, ये शेर शाह। तो जो शेर शाह है ये 1541 में पटना शहर की स्थापना किया था। किसने, शेर शाह ने। और वहीं पे जो है एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था शेर शाही, क्या बोलते हैं, शेर शाही मस्जिद नाम था, है ना। तो वहाँ पे एक शेर शाही मस्जिद बनवाया था। देखिए ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, है ना। ठीक है, अभी मतलब जो मन में आ रहा है, जो दिमाग में जितना प्रश्न बन सकता है उतना हम आपसे बोल दे रहे हैं, उतना आप क्लियर करते चलिए। अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा। तो शेर शाह का जो मकबरा है आपका सासाराम में है। 1541 में जो है इन्होंने जो है पटना जो शहर की स्थापना की, पटना मतलब शहर बसाई, और वहीं पे एक शेर शाही मस्जिद का निर्माण कराया। क्या कहा, शेर शाही मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, जो शेर शाह का जो मकबरा है अगर सासाराम की बात करें तो आपका इंडो इस्लामिक के तरीके से, मतलब स्थापत्य कला के तरीके से बनाया गया है। एकदम सुंदर मतलब क्या बोलते हैं मकबरा है। इसको जो है मतलब उसका आकार भी पूछ लेता है कभी कभी, तो उसका आकार होता है आपका अष्टकोणीय आकार होता है, अष्टकोणीय आकार होता है। और एक आपके हैं अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने जो है ना शेर शाह के मकबरे को ना वो ताजमहल के मकबरे से भी सुंदर बताया है। कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो शेर शाह है ये आपका पटना शहर की स्थापना की, वहाँ पे शेर शाही मस्जिद का निर्माण कराया। अच्छा, एक और यहाँ मतलब इनसे प्रश्न जुड़ता है, एक होता है कि आपका रोहतास है ना, क्या बोलते हैं उसको, रोहतास गढ़ का किला जो है पश्चिमोत्तर भारत में शेर शाह ने ही बनवाया था। चलिए आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, बताइए आंसर। तो आईने अकबरी जो है अब्दुल कादिर नहीं होगा, अकबर भी नहीं होगा, ख्वाजा मुद्दीन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आईने अकबरी जो है आपका लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल। ठीक है, तो जो आईने अकबरी है ये आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये आपका लिखा गया था फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में, फारसी। ठीक है, तो ये आपका फारसी भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में लिखा गया था। आईने अकबरी जो है ये आप किससे संबंधित है, तो नाम ही लिखा है अकबरी, तो ये आपका अकबर से संबंधित है। यानी इसमें जो है मनसबदारी प्रथा अकबर वगैरह ने चालू किया था, तो उसका भी उल्लेख मिलता है। देखिए एक आता है मनसब, अगर बात करें तो मनसब में जो है कितने वर्गों का उल्लेख मिलता है, तो उसमें लगभग जो है 66 वर्गों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो अगर मान लीजिए आईने अकबरी है जो है, तो ये मतलब एक अकबरनामा का ही पार्ट है। तो इसमें तीसरा जो वर्ग है, यानी कि जो तीसरा भाग होता है, वही जो है आईने अकबरी कहलाता है। ठीक है, जो याद रखिए कि आईने अकबरी जो है तो वह किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका कहाँ गया, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो अबुल फजल है ना, अबुल फजल, ये आपके उसका जो एक घोड़ा हाथी का जो बुक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पंचतंत्र। ठीक है, तो पंचतंत्र का भी अनुवाद इसने जो है फारसी में किया था। किसने, अबुल फजल ने, है ना। ये याद रखिएगा। ये अबुल फजल जो है मतलब कहाँ का रहने वाला था, ये आपका आगरा का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, आगरा का रहने वाला था, और इसकी हत्या भी हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर आईने अकबरी आपसे पूछे कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नहीं दिया गया, अबुल फजल, ये आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि किराता जुनियम पुस्तक किसने लिखा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारवी। क्या हो जाएगा, भारवी। तो किराता जुनियम पुस्तक किसने लिखा, भारवी ने लिखा। भारवी ने देखिए यह पुस्तक लिखा, मतलब इसमें जो है महाभारत का वर्णन किया है। क्या किया है, महाभारत का वर्णन किया है। और ये जो है अब जो अगर आपसे पूछ ले कि जो भारवी हैं, ये किस दरबार में, किसके दरबार में रहते थे, आपके रहते थे पल्लव शासक थे, एक पल्लव शासक के दरबार में रहते थे, जिनका नाम था सिंह विष्णु। पल्लव शासक सिंह विष्णु के ये दरबार में रहते थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक ऑप्शन में यहाँ पे दिया है सुद्रक। तो सुद्रक की एक बहुत बढ़िया मतलब रचना है, इसको बोलते हैं मृच्छकटिकम। क्या नाम है, मृच्छकटिकम। ठीक है,
तो मृच्छकटिकम जो है ये आपका शूद्रक की रचना है। और एक आ जाते हैं, अब ये कालिदास भी हैं, तो कालिदास की भाई साहब बहुत सारी रचना है जिनको बोलते हैं, जैसे कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, है ना। ये कई सारी मतलब जो रचना है ये कालिदास की हैं, ये कालिदास की हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आ जाता है जो जिसको बोलते हैं, चलिए आगे डिस्कशन में भी दिमाग में आता उतर गया। चलिए आगे प्रश्न करता है, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन। तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें देखिए सारे बौद्ध संगीत को हम एकदम इसमें सोच रहे हैं कि डिस्कस कर दें आपसे। देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर अगर हम सबसे पहले बता दें तो इसके आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। ये प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, ठीक है। दूसरे के कौन थे, तो आपके दूसरे के थे साबक मीर। दूसरे के कौन थे, ये पहले हो गए, दूसरे के हो गए आपके साबक मीर। कौन, साबक मीर, ये दूसरे को हो गए। और तीसरे के कौन थे भाई, 4 5 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई ना, मुख्य रूप से पहले 4 में ही माना जाता है, तो मतलब 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ था। तो जो पहला वाला तो महाकश्यप हो गए, पहला वाला महाकश्यप हो गए। दूसरे हो गए आपके साबक मीर, इनको बोलते हैं सुबुकामी भी बोल देते हैं। तीसरा जो हुआ था आपका मतलब उनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। क्या नाम है, मोगलीपुत्तिस, ठीक है। और एक चौथा हो जाते हैं, तो चौथा आपके कहाँ, ये वसुमित्र, ये जो है चौथे हैं, ठीक है। तो ये 4 अध्यक्ष थे। चलिए अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि कौन मतलब कहाँ कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था आपका राजगृह में, दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडल में, ठीक है। ये मतलब स्थान है। पहला कब हुआ था आपका, पहला हुआ था आपका 300 नहीं यार 483 में, पहला आपका हुआ था, पहला आपका हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था आपका 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा हुआ था आपका लगभग 250 ईसा पूर्व में, और जो चौथा हुआ था ये आपका पहली शताब्दी के आसपास हुआ था ना, प्रथम शताब्दी के आसपास हुआ था, ये चौथा हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर शासनकाल की बात करें कि पहले बौद्ध संगीत के समय जो है शासनकाल कौन थे, तो पहले थे आपके अजातशत्रु। कौन थे, अजातशत्रु। ये ऐसे मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे याद करते चलिए। दूसरे के थे आपके, दूसरे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे कालाशोक, ठीक है। तीसरे का अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरे के थे आपके अशोक, तीसरे के थे अशोक, और चौथे के कौन थे, तो चौथे के थे आपके कनिष्क थे, ठीक है, कनिष्क कुंडलवन, ठीक है। तो कनिष्क, तो ये चीज़ मतलब बौद्ध संगीत हो गई, इनको आप याद रख सकते हैं। तो जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि कुंडलवन में हुआ था। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म था वहाँ 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन, हीनयान और महायान, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, तो बताइए भाई साहब। तो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था, किसका था, तो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भाई साहब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, ठीक है। तो उसमें मतलब एक लोग बोले कि पहले भाई साहब ऐसा करिए, आप पूरा पहले भारत भ्रमण करिए 1916 में, पूरा भारत भ्रमण करें और देखिए क्या स्थिति है भारत में, ठीक है। तो एक साल वो क्या किए, भारत भ्रमण किए। इसके बाद फिर उनका पहला आंदोलन आ जाता है, चंपारण का आंदोलन। कब आ जाता है, चंपारण का आंदोलन आ जाता है, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, ठीक है। जो चंपारण था मतलब इसमें यह जो है नील की खेती के लिए मतलब बात की, इसमें 3 कटिया पद्धति आप सुनी होंगी। 3 कटिया पद्धति की मतलब अनुबंध कर दिया गया था, मतलब 18 लगभग कब किया गया था, बहुत पहले किया गया था। तो इसमें जो है 3/20 भाग के लिए जो है खेती की बात की जाती थी। और इसमें जो है मतलब किसानों का मतलब शोषण तरीके से आप मान सकते हैं, मतलब कई प्रकार से आर्थिक शोषण किया जाता था, ठीक है। याद रखिए, अगर बात करें कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ये देखिए प्रश्न बढ़िया बनता है। तो बिहार में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे आपके गेट थे। कौन थे, गेट भाई साहब। तो गेट कैसे याद सकते हैं, एडवर्ड गेट। कौन थे, एडवर्ड। तो जो एडवर्ड गेट थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो सत्याग्रह है ये सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ प्रयोग किया, देखिए इसमें कहा है कि प्रथम सत्याग्रह ना, लेकिन अगर तो भारत में अगर सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किए, तो सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। फिर भारत में कहाँ किए, तो भारत में किए आपके चंपारण बिहार में किए। कब किए, 1917 को। कब किए थे, 1917 को किए थे, ठीक है। इसके बाद मतलब चंपारण सत्याग्रह के कारण जो है 3 कटिया पद्धति थी जो अंग्रेजों की थी उसको जो है समाप्त करना पड़ा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी को जो है चंपारण लाने का श्रेय किसको माना जाता है, तो चंपारण लाने का श्रेय जो है इनको राजकुमार शुक्ल, कहाँ गया यार, राजकुमार शुक्ल,
ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल को माना जाता है। ये प्रश्न आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में जो नील दर्पण है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का वमन का चित्रण किया गया, यह इसकी रचना किसने की? तो भाई साहब नील दर्पण है, तो इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी, स्वतंत्र गलत दिया है। इसकी की थी आपके वो अभी हम मतलब देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, बीपीएससी टीआरई में आया हुआ है। इसकी मतलब रचना की थी आपके दीन बंधु है ना, जो दीन बंधु थे, दीन बंधु मित्र थे, उन्होंने रचना की थी। यह कब की थी? नील दर्पण की थी आपका किया था 1859 में। कब किए थे? 1859 में। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने किया था। अच्छा, जो नील विद्रोह हुआ था, अगर आपसे पूछ ले, नील तो दर्पण हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि जो नील विद्रोह हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था? ये बढ़िया प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले कि जो नील विद्रोह है यह किसके नेतृत्व में हुआ था, अगर आपसे ये पूछ ले कि नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, आप बता दीजिएगा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह का नेतृत्व हुआ था, ठीक है। ये चीज याद रखें। इसके बाद फिर नील आयोग का गठन वगैरह होता है, नील आयोग का गठन भी होता है, ये भी प्रश्न हो सकता है, पूछ ही ले। नील आयोग का गठन होता है आपका लगभग 1860 में, 1860 में। और जो नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1859 में, ठीक है। ये ऐसे आप थोड़ा सा आगे पीछे करके डेट याद कर सकते हैं। 1859 में नील दर्पण पुस्तक लिखी गई, फिर 1860 में नील आयोग का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे आपके सीटनकर, सीटनकर। तो ठीक है, तो जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष आपके क्या बोलते सीटनकर थे। और इसके बाद फिर एक और यहाँ पे मतलब कई सारी पत्रिकाएं छपती हैं। एक पत्रिका इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट था, जिसमें जो है नील किसानों की दुर्दशा का जो है विवरण दिया गया था, ठीक है। आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 60वां प्रश्न। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन। तो कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट, ये सर्च जो लाइट है इसके समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका आंसर बताइए, क्या थे? अब्दुल बारी थे, या लंबोदर मुखर्जी थे, या मुरली मोहन प्रसाद थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुरली मोहन प्रसाद। क्या हो जाएगा? मुरली मोहन प्रसाद। तो मुरली मोहन जो प्रसाद थे ये सर्च लाइट के संपादक थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक यहाँ पे आ जाता है प्रश्न, सर्च लाइट हो गया। एक होता है आपका मतलब उस समय था हिंदुस्तान टाइम, आप नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान टाइम। तो हिंदुस्तान टाइम का जो प्रकाशन है वो कब से हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम लिख देते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसका मतलब प्रकाशन कब से चालू हुआ था? इसका प्रकाशन चालू हुआ था आपका लगभग 1924 से, ठीक है। तो 1924 से जो हिंदुस्तान टाइम्स है इसका प्रकाशन चालू हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले अब समाचार पत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर से पूछ ले कि बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन था, बताइए? बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन था? आ रहा है समझ में? तो प्रथम समाचार पत्र था, नोट करिए, बिहार बंधु। कौन था? बिहार बंधु। तो बिहार बंधु मतलब कौन था? नहीं, क्या था? बिहार बंधु था, ठीक है। तो बिहार बंधु जो था यह बिहार का प्रथम समाचार पत्र था। यह किसके द्वारा मतलब निकाला गया था? आपके निकाला गया था, दो भट्ट महोदय थे, क्या बोलते हैं उनको, एक थे आपका केशवराम, हाँ केशवराम थे, और एक मदन मोहन थे, ठीक है। एक केशवराम थे, एक मदन मोहन थे। ये जो है बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु को निकाले थे। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी हैं? कन्याकुमारी बात करें, मैप में खोजिए कन्याकुमारी कहाँ है, एकदम नीचे पार्ट में है, ठीक है। भारत की प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है ना। तो यहाँ पे अन्नामलाई की है कि नीलगिरी की है कि कार्डेमम की है, बताइए? तो जो कन्याकुमारी की जो पहाड़ियाँ हैं यह किसकी मतलब यह किससे सटी पहाड़ियाँ? इस सटी है आपका ये कार्डेमम, ठीक है। तो ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ से सटी हैं, कार्डेमम की पहाड़ियाँ से सटी हैं। जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं ये आपका केरल और तमिलनाडु में स्थित है, मतलब केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु तक मतलब इसका विस्तार फैला हुआ है, केरल और तमिलनाडु तक मतलब इसका विस्तार फैला हुआ है। इसमें जो है कार्डेमम से आपका याद आता है चाय और इलायची, ठीक है। यहाँ पे मतलब चाय और इलायची के लिए काफ़ी यह प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले कि अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं, देखिए अन्नामलाई भी है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी मतलब ये जो है मतलब इसमें जो है ठीक है, इसमें एक उसका क्या बोलते हैं, अनाईमुड़ी। इसमें जो अनाईमुड़ी चोटी है, अनाईमुड़ी, देखिए भाई साहब थोड़ा सा दिमाग में आता है, उसमें टाइम लगता है ना, बहुत सारे प्रश्न हौच पच हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा होता है, कोई बात नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर बताने की। तो जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं
इसमें जो एक चोटी आती है अनाईमुड़ी, तो अनाईमुड़ी चोटी है, यह जो है दक्षिण भारत की यानी कि उधर साइड जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई होता है आपका 2695। ठीक है, तो 2695 मीटर, 2695 मीटर ये जो है नीलगिरी है ना, तो आप देखेंगे इधर साइड नीलगिरी है। मैप कैसे बताएं, तो ये नीलगिरी है, तो नीलगिरी की दक्षिण साइड में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ियाँ आती हैं, तो वहीं पे एक सबसे बड़ी चोटी होती है अनाईमुड़ी। उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में किस राज्य का जो है सर्वाधिक क्षेत्र घनी पतझड़ वाले जंगल, भाई साहब जंगल की बात करें सबसे ज़्यादा तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। अच्छा, इसको जो है क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश को, भाई साहब पूरे मध्य यानी मध्य का प्रदेश यानी पूरे देश में मध्य का स्थान, इसको बोलते हैं हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी पाया जाता है ना, तो सोयाबीन इस यानी कि इसको सोयाबीन मतलब सोया प्रदेश भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है बताइए, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, तो इसको टाइगर प्रदेश भी बोलते हैं ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को क्या क्या बोलते हैं, इसको कहाँ बोल, ये जंगल से घिरा है तो इसको बोलते हैं, मतलब काफ़ी सारे जंगल इसमें पाया जाता है, और इसको हृदय प्रदेश बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं और टाइगर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वन क्षेत्र है, ये क्षेत्र बोल रहा है, तो वन क्षेत्र मतलब अगर परसेंटेज में पूछ ले कि कितना परसेंटेज वन आच्छादित है, तो आपका 11 दूना 22 होता है ना, 11.22%, ये ऐसे याद रख सकते हैं। तो 11.22% जो है यहाँ पे वन आच्छादित होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश के बाद कौन सा स्थान आएगा, मध्य प्रदेश के बाद कौन आएगा, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बाद आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन आएगा, अरे भाई एमपी के बाद आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसके बाद सबसे ज़्यादा वन है। अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन आएगा, तो ये आपका ये आदिवासी वाला क्या बोलते हैं उसको, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर आपसे पूछे तो वही मतलब महाराष्ट्र उड़ीसा वगैरह हो जाता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सबसे घने वन मतलब आपका मध्य प्रदेश। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी सही नहीं है, तो भील तो गुजरात में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। टोडा केरल, टोडा केरल में नहीं पाया जाता, टोडा तो तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा ऐसे हम याद किए हैं भाई साहब, टोडा है तो इसको टी से तमिलनाडु हो गया। ठीक है, मिलोगे तो तोड़ेंगे, तब मिल में मिलोगे तो हम तोड़ेंगे, तो जो टोडा है ये आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नहीं पूछा है ना, तो इसका सब कट के आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो याद रखिएगा। अच्छा, जो भील, अब देखिए ये प्रश्न अब याद होना चाहिए कि भील कहाँ पाया जाता है, भील जनजाति गुजरात में। गद्दी कहाँ पाई जाती है, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। टोडा कहाँ पाई जाती है, टोडा आपका तमिलनाडु ना, तोड़ेंगे तमिलनाडु, कूटेंगे तो एक कोटा होता है, एक कोटा जनजाति भी होती है। तो कोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनजाति पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जनजाति है आपका भील वाले कहाँ है भाई साहब, तो जो भील जनजाति है ये सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है ना, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए भाई साहब आगे देखते हैं। कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा देश है आपका, नाम सुने ही होंगे, होन्शु द्वीप जो है, यह भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान द्वीप होन्शु है ना। ये मतलब इसमें जो है मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, आबादी पाई जाती है। यह किस द्वीप मतलब यह जो द्वीप है इस पे जो है आपका जापान की राजधानी होते हैं टोक्यो, यह वहाँ पे जो है टोक्यो भी स्थित होता है। ठीक है, याद रखिए। जो जापानी होते हैं भाई साहब, जो जापानी होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, निप्पन, क्या बोलते हैं, निप्पन। जापानी जो है अपने देश को निप्पन बोलते हैं, यानी कि निप्पन यानी कि सूर्योदय वाला देश है ना, जापान को सूर्योदय का देश भी बोला जाता है, सूर्योदय। ठीक है, तो सूर्योदय का देश भी बोला जाता है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि जापान का मुद्रा वगैरह तो याद ही होगा, येन है, जापान का मुद्रा येन है। जापान का संसद भी पूछा जाता है, तो डाइट वगैरह होता है। चलिए, अगर आप प्रश्न कर रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों के कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है, बताइए। पूछ रहा है कि भारत का मतलब जो है कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है, तो इसको याद ही होगा कच्छ जिला, ये कच्छ जिला है। देखिए, लेह भी बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लेह भी बड़ा है, लेकिन जो कच्छ है ये सबसे बड़ा है। लेह किस लिए बड़ा है, अब हम आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आप पढ़े नहीं होंगे ये भाई साहब, अगर यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है ना, थोड़ा डिटेल में जो पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा इसको पता होगा कि जो ये लेह है, अगर भारत पाकिस्तान चीन विवाद को अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि जो ये लेह का कुछ हिस्सा ना आपका जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो मतलब कि जो चीन के कब्जा में है वर्तमान में, जो पीओके है तो चीन के कब्जा में है। ठीक है, ये लेसी वगैरह जो,
तो मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये आपके चीन के कब्जे में है। तो जो भारत का वो वाला जो हिस्सा है उसी वाले अगर हिस्से को इसमें भी जोड़ दिए, लेह वाले में जोड़ दिए भाई, तो लेह तो पूरा ही है। तो यहाँ पे लेकिन पाकिस्तान यहाँ जो है चीन वाला अपना लिया है POK वाले को। लेकिन अगर उसको भी हम जोड़ दें, अगर हम उसको जोड़ दें तो क्या होता है, यह लेह जब होता है तब यह लेह क्या हो जाता है, यह सबसे बड़ा जिला बन जाता है। क्या हो जाता है, लेह जो है सबसे बड़ा जिला बन जाता है, सबसे बड़ा जिला बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब भाई अपनाया तो वो है, इसमें कब्जा उसका है, तो इसलिए जो है आपका कच्छ जो होता है ये आपका कच्छ सबसे बड़ा जिला माना जाता है, ठीक है। उम्मीद है याद हुआ होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपसे 1-2 प्रश्न और पूछ लेते हैं, उसको दिमाग में याद रहा है कि जो कच्छ जिला है तो आपका सबसे बड़ा हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि निर्वाचन वाला जो जिला है, मतलब देश का सबसे बड़ा निर्वाचन जिला है, यह आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का मलकागिरी। कौन, मलकागिरी। तो आंध्र प्रदेश का जो मलकागिरी है यह लोकसभा का सबसे बड़ा मतलब निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, मतलब जो क्षेत्रफल की दृष्टि अगर बात करें, क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा लोकसभा कौन है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो लद्दाख है, ठीक है। ये हो सकता है पूछे ना पूछे, देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे क्या कहा जाता है। भाई साहब जब तेजी से उग्र हुई है तो समझ लो बम फट गया, तो बम्बोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बम्बोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। जो वायुमंडलीय दाब, अच्छा वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, तो इसको मापते हैं आपका मिलीबार में, ठीक है। मिलीबार में मापते हैं, किसने, मिलीबार में मापते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि आल्प्स पर्वत से होकर कौन चलती है, बताइए। आल्प्स पर्वत से होकर कौन सी पर्वत चलती है, तो आपका चलती है फान पर्वत। कौन पर्वत, फान पर्वत, है ना। तो जो फान पर्वत है ये आल्प्स पर्वत से होकर चलती है। देखिए कुछ सारी जो क्या बोलते हैं उसको, पवन है, उनको हम थोड़ा बताते हैं। जैसे आपका एक हो जाता है जोंडा, मान लीजिए जोंडा दिया है, तो ये जोंडा कहाँ का है, तो आपका जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना का है। कहाँ का है, जोंडा कहाँ का है, अर्जेंटीना का, ठीक है। जोंडा अर्जेंटीना का हो गया, जोंडा कहाँ का हो गया, अर्जेंटीना का हो गया। ये डस्ट डेविल्स है, ये आपका सहारा रेगिस्तान का है ना, सहारा मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, सहारा कालाहारी, ठीक है। सहारा कालाहारी ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका होता है ना यार उधर साइड, मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बता देंगे। अच्छा, एक अगर हम अमेरिका की हम बात किए ना, तो अमेरिका वाला जो होता है ना वहाँ पे पाया जाता है एक नाटी वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब नाटी पौन चलती है, नाटी पौन कहाँ चलती है, USA में चलती है, ठीक है। तो ये कई सारे पौने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, चलिए बताइए। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है बताइए। तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, अनामलाई तो होंगी नहीं, महाबलेश्वर भी नहीं होंगी, ये होगा पालकोंडा की पहाड़ियाँ। तो पालकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले, बढ़िया मजा आया नाम में, कि पालकोंडा का अर्थ क्या होता है, तो पालकोंडा का अर्थ होता है कि दूध की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ, दूध की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो जो पालकोंडा का अर्थ क्या होता है, दूध की पहाड़ियाँ होती है, ठीक है। इसको दूध की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ये चीज़ याद रखें। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। अनामालाई वाली पहाड़ियाँ हैं, इसमें जो है अभी हम आपको बताया कि इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है अनामुड़ी, ठीक है। अच्छा, महाबलेश्वर अगर आपसे पूछ लें, यहाँ पे दिया है महाबलेश्वर, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसको जो है मतलब वहाँ पे अगर आप गए होंगे, महाबलेश्वर एक घूमने का स्थल है, तो वहाँ पे हम गए भी हैं। तो वहाँ पे जो है ना, मतलब इसको बोलते हैं मतलब काफ़ी ठंडा मौसम, मतलब हिल स्टेशनों की रानी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से जो है किसके मध्य पाया जाता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक दिख रहा है, चलिए कोई बात। अच्छा, तो इसमें जैसे इसका सेंटर यहाँ पे होता है, तो इसको अगर हम काट दें ऐसे करके, ये परत निकाल दें, ठीक है। मान लीजिए निकाल दें, तो ये आपका ये इनर ये कोर होता है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे मतलब मेंटल पाया जाता है, ये बीच वाला। फिर उसके बाद ये इसको क्रस्ट बोलते हैं ना, इसको क्रस्ट बोलेंगे, इसको मेंटल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोर, ठीक है। तो जो मेंटल होता है इसको भी 2-3 पार्ट में बोलते हैं। जैसे ये ऊपर वाले को
ऊपरी मेंटल, नीचे वाले को निचली वाली मेंटल बोलते हैं। कोर जो होता है, कोर को भी ऊपरी वाली कोर को आउटर कोर बोलते हैं, अंदर वाली कोर को इनर कोर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है जो क्या बोलते हैं, ऐसे हो गया ना, तो ये आपका निचला वाला जो मेंटल होता है, जो निचला वाला मेंटल होता है और जो बाहरी वाला क्रोड होता है, इसके बीच का पाया जाता है। निचले मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच का पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि स्पीति नदी है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, बताइए। तो स्पीति नदी काफ़ी थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि जो स्पीति नदी है, ये स्पीति तो ये आपका सतलुज किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है ना, ये चीज़ याद रखिए। स्पीति नदी जो है आपका कोई दर्रा है एक, क्या बोलते हैं उसको, कुंजुम दर्रा से ये आपका निकलती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अच्छा, जो ये सतलज नदी का हम बात करें, सतलज नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुने होंगे नाम। तो ये आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी सहायक नदी है, सिंधु नदी। तो ये आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है ना। यह भाखड़ा नागला मतलब जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसकी नदी का मतलब क्या करते हैं, उसमें मेरा पोषण वगैरह करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सतलज नदी है, एक होता है आपका ब्यास नदी है और चिनाब नदी है ना, रावी नदी है। ये कई सारी नदियां हैं जो आपकी सिंधु की सहायक नदियां होती हैं, और ये यहाँ से प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है भाई साहब, इसको बताइए। यानी कि राजधानी दिया है, ये यूक्रेन जानते हो, ये कीवी का है, मतलब यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये बिल्कुल सही है। फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की जो राजधानी है क्या हेलसिंकी है, फिनलैंड की राजधानी क्या हेलसिंकी है, बिल्कुल सही है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। सूरीनाम का राजधानी सूरीनाम का राजधानी काराकस नहीं है, सूरीनाम का राजधानी काराकस नहीं, काराकस तो आपका वेनेजुएला का है ना भाई साहब, बाप रे बाप गलती हो गई। तो जो काराकस है ये आपका वेनेजुएला का है, वेनेजुएला, जो काराकस है आपका वेनेजुएला का है। सूरीनाम की राजधानी है आपका, सूरीनाम की राजधानी आपका परामरीवा नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, परामरीवा, ठीक है, ऐसा नाम है। तो सूरीनाम की राजधानी का नाम है परामरीवा, और वेनेजुएला जो है ये आपका मतलब इसकी राजधानी मतलब काराकस है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये सारे मतलब अफ्रीका साइड ये हो गए ना। ठीक है, अच्छा, एक अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे होता है उसको बोलते हैं सिंग, मतलब एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो हॉर्न अफ्रीका होता है यहाँ पे जो है कई सारी मतलब जो इंपॉर्टेंट पाया जाता है, जैसे इथोपिया पाया जाता है, और क्या बोलते हैं उसको यार, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। ठीक है, कई सारी मतलब वो पाए जाते हैं, मतलब नामक देश आते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो यूक्रेन है ना, इसकी राजधानी कीव है। अभी तो विवाद में चल रहा है, रूस यूक्रेन वाला जो विवाद होता है, तो ये अगर आपसे पूछ ले कि किस नदी के तट पे बसा है, किस नदी के तट पे बसा है, तो आप बताइएगा नीपर नदी। कौन सी नदी, नीपर नदी। ठीक है, देखिए प्रश्न आया हुआ इसलिए हम आपको बता दें, हमारे दिमाग में भी आ गया। तो जो कीव है आपका नीपर नदी के तट पे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है। तो भाई साहब ये कौन सा पठार है जो हिंद महासागर में जलमग्न है, जल में मग्न यानी कि जल में मग्न है। तो ये आपका हो जाएगा अजोरस नहीं होगा, यरमैक नहीं होगा, ये कैरगुएलन, जो कैरगुएलन पठार है हिंद महासागर में जलमग्न है। क्या है, हिंद महासागर में जलमग्न है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अगर मतलब जो है यहाँ पे मेडागास्कर भी अगर पाया जाता है ना, ये सबसे मतलब काफ़ी सबसे बड़ा द्वीप होता है मेडागास्कर, ये चीज़ याद रखेगा। अगला प्रश्न आ जाता है, कह रहा है कि निम्नलिखित जो ब्रिटिश शासनकाल में संवैधानिक विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो कह रहा है कि कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था भाई साहब, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल चाइल्ड सेफ्टी, इसको देखते हैं। अच्छा, चार्टर एक्ट, ये तो काफ़ी फेमस था, ठीक है। गवर्नेंस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये जो है काफ़ी ब्रिटिश शासनकाल में फेमस नहीं था। इसलिए नहीं फेमस था भाई साहब, अभी तो दिमाग में ऐसा सामने बता रहा है, सामने इसका आंसर सामने लिखा है, पूछिए कैसे। तो कह रहा है ब्रिटिश शासनकाल, तो भाई साहब ब्रिटिश शासनकाल 1947 के बाद कहाँ थी, 1947 के बाद कहाँ थी, ये तो 1955 में आया ना। तो ये तो ब्रिटिश शासनकाल की बात कर रहा है, इसका आंसर सामने है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यही सरल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बस देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है,
चलिए, तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 एक आता है ना, एक आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935, एक आता है आपका भारत शासन अधिनियम। भाई साहब, जब भारत का संविधान बना था ना, सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो संविधान जो बना था उसमें मतलब कई सारी चीज़ें, अनुच्छेद व आर्टिकल वगैरह यहीं सेम टू सेम उठा के छाप दिया गया है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें जो है कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो बता दीजिएगा। इसमें 3 to 1 यानी 321 धाराएं, 3 to 1 ऐसे उल्टा आ जाइएगा, ठीक है। ट्रिक याद रखने की ट्रिक भी करते चलिए। और जो है 3 to 1 है ना, तो 1 को यहाँ से पकड़ के वहाँ यहाँ लेते आइए और 0 कर दीजिए, 3 to 1 0। तो कितनी है, 10 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, 10 अनुसूची। याद हुआ? ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो 3 to 1 धाराएं हैं और 1 उठा के इधर लाइए तो 1, और इसके बाद फिर एक घटाते चलिए, 10 अनुसूची, ठीक है। तो ब्रिटिश शासनकाल अधिनियम के दौरान, मतलब जो भारत शासन अधिनियम था 1935 में था, उसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। कितनी धाराएं? 10 अनुसूची और 321 धाराएं थी। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। जो अगर आपसे पूछ ले कि अच्छा, कुछ और पॉइंट अगर हम आपको बता दें, एक पॉइंट आपका आता है ना कि जो भारत का जो संविधान है, अगर आपसे पूछ ले कि जो भारत का संविधान है यह जनता के द्वारा बनाया जाएगा, यह किसने कहा? मतलब यह जो है विचार किसने दिया था कि जो भारत का संविधान है यह जनता के द्वारा बनाया जाएगा, यह विचार किसने दिया था बताइए? तो यह विचार दिया था आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? देखिए, ये सब प्रश्न बन सकते हैं हमारे दिमाग में, बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे से आपको बता रहे हैं, एकदम अच्छा खासा गरम, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो थे, ये मतलब इनके मन में जो है विचार आया था कि जो भारत का संविधान है यह जनता के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। किसका विचार था? तो महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि जो भारत का संविधान था, इसका मतलब ये तो कितने वर्ष में बना, मतलब कितना टाइम लगा, ये तो याद ही होगा, 2 वर्ष 11 में 18 दिन। इसमें ये था कि जो भारत संविधान का जो प्रस्ताव, नहीं, कितने दिन, देखिए 3 बैठक हुई थी ना। पहला 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को। पहले वाले में अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे वाले में स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे वाले में जो है उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि जो भारत का संविधान का जो निर्माण के लिए जो है सबसे पहले जो प्रस्ताव जो है, वह प्रस्ताव कौन लाया था, मतलब प्रस्ताव कौन रखे थे? सबसे पहले प्रस्ताव रखे थे आपके 1934 की बात बता रहे हैं ना। 1934 के संविधान का जो प्रस्ताव रखे थे एम एन राय। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बढ़िया है ना, ये याद रखिए कि एम एन राय जो है ये संविधान सभा का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में लेकर आए थे, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि ब्रिटिश सरकार जो है, तो देखिए ब्रिटिश सरकार भी जो है चाहती थी कि मतलब भारत का संविधान थोड़ा सा बने। तो अगर आपसे पूछे कि जो ब्रिटिश सरकार ने मतलब किस प्रस्ताव के द्वारा माना कि भारत का संविधान बनाया जाएगा, किस प्रस्ताव के द्वारा माना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार जो है वह किस प्रस्ताव के द्वारा माना कि भारत का संविधान बनाया जाएगा। तो आपका प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा, यह किसने माना? यह ब्रिटिश सरकार ने माना, ठीक है। ये आप जो है यहाँ पे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ ना कि इसके बाद फिर क्रिप्स मिशन भी आ जाता है यार, 1946। अच्छा, तो हाँ, तो जो क्रिप्स मिशन मतलब ये होता है, मतलब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि जो भारत का संविधान है वह संविधान, अच्छा उसमें बात संविधान सभा की बात की गई थी, ठीक है। तो जो क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जो भारत का संविधान है वह अगस्त प्रस्ताव के द्वारा नहीं, फिर वो संविधान सभा के द्वारा बनेगी। भारत का जो संविधान है वह आपका संविधान सभा के द्वारा बनाई जाएगी। ये आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा में आता है बात, ठीक है। तो इसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा फिर के प्रस्ताव पर संविधान सभा का जो चुनाव होता है आपका 1946 के आसपास में होता है ना, अगस्त 1946 के आसपास होता है। फिर इसके बाद संविधान सभा का विचार जो है मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं बैक टू बैक, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। चलिए, तो इसमें राज्यसभा बोल रहा है ना, तो राज्यसभा में जो है सर्वाधिक सीटों, राज्यसभा की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है भाई साहब। यूपी में कितना होता है? यूपी में होता है आपका 31,
ठीक है। यूपी के बाद क्या आता है, यूपी के बाद आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में आपका 19 होता है। महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाता है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कितना है, 18 है। अच्छा, तमिलनाडु के बाद आपका आ जाता है अपना बिहार, ठीक है, मान लीजिए बिहार। तो बिहार में और उसमें एक और है, बिहार के बगल में है पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल में भाई साहब इसमें दोनों समान सीट है राज्यसभा की, एक है आपका 16 और 16। तो ये 16-16 है, ये राज्यसभा में जो है सीट है बिहार और पश्चिम बंगाल की। तो सबसे ज़्यादा यूपी में, इसके बाद महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16 और पश्चिम बंगाल में भी 16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, तब बिहार। बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। इसको याद सकते हैं। एक मतलब राज्यसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ट्रिक याद रखिएगा, स र ला, ऐसे याद रखिएगा। सरला में यहाँ पे 79, 80, 81, ठीक है। तो स से हो गया, संसद का अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का 80 में है और लोकसभा का आपका 81 में है। लोकसभा का क्या है, 81 में, ठीक है। राज्यसभा में अगर आपसे पूछ ले कि, अगर राज्यसभा की बात करना है यहाँ पे, राज्यसभा अगर आपसे राज्यसभा की बात पूछ ले तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या आपका हो सकती है 250। कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। परंतु वर्तमान में कितना है, तो परंतु वर्तमान में भाई साहब 245 है, 5 कम है ना। परंतु वर्तमान में कितना है, 5 ही है। अच्छा, जो राज्यसभा होता है तो वो, ये तो राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा जो होता है आपका ऊपरी सदन होता है और जो लोकसभा होता है आपका निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। राज्यसभा की मतलब उसकी वो करने के लिए सदस्यों की निर्वाचित सदस्यों की आयु के लिए कितना आयु होना चाहिए, 30 वर्ष होना है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5, ठीक है। ये तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो राज्यसभा होता है ये आपका ऊपरी सदन होता है, तो इसका विघटन तो कभी नहीं हो सकता, विघटन कभी नहीं हो सकता। यानी कि क्या है, यानी एक क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का एक मतलब जो सभापति होता है, यानी कि जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं उनके लिए ये वेतन मिलता है, ठीक है भाई साहब। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं आपका। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि असत्य मेल को चुने, असत्य मेल को चुने। तो असत्य मेल इसमें क्या है, अच्छा, असत्य मेल यानी कि सब तो सही दिया है गुरु। असत्य मेल, असत्य मेल को चुन, नहीं सब सही नहीं, सबसे सब गलती दी है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है, तो कह रहा है इस असत्य कथन को चुने। इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। एक सेकंड, किसी का फ़ोन आ रहा है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो इसका अगर देखिए, अगर हम किसकी बात करें सबसे पहले हम 40 की बात करते हैं। तो जो 40 है ना, तो ये कार्य का अधिकार तो नहीं होता है। अनुच्छेद 40 में क्या होता है, अनुच्छेद 40 में होता है ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या होता है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। अनुच्छेद 45 में कह रहा है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 45 में होता है 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों की देखभाल, ये सब की बात की जाती है ना, बच्चों की देखभाल के लिए, ठीक है। यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद 49 दिया है। अनुच्छेद 49 में तो उसका मतलब उसको बोलते हैं ना, राष्ट्रीय स्मारक वगैरह जो होते हैं उसको संरक्षण की बात की जाती है। तो इसमें ग्राम पंचायत का ये उल्टा सीधा दिया है। तो अनुच्छेद को इसका जो है संरक्षण की बात की जाती है ना, संरक्षण, ठीक है। आगे दिया अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होता है, ये भी गलत है। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है, पृथक्करण होता है ना, ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या दिया है, अनुच्छेद 48 में दिया है समाक नागरिक कोड। नहीं यार, अनुच्छेद 48 यानी सब दिया है, सब गलत दिया, सब गड़बड़ कर रहा है कि इसका आंसर कर रहा है कि इस सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले अगर इसका आंसर हो जाएगा तो सही है। अगर आपसे पूछ ले कि जो अनुच्छेद 48 है, देखिए याद रखिए, देखिए थोड़ा सा इधर साइड का अनुच्छेद आप याद रखिएगा, 1 से 50 तक अगर आपको याद हो जाता है पूरा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद रखिएगा जो अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन की बात की जाती है, वहाँ पे संगठन की बात की जाती है। 50 में आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की जाती है। 49 में जो है यूनेस्को वाला नहीं है, मतलब हाँ, मतलब कि
राष्ट्रीय जो स्मारक हैं, जो स्थान है, वस्तु हैं, उनका जो है संरक्षण की बात की जाती है। 40 में तो भाई साहब आपका ग्राम पंचायत के संगठन की बात की जाती है। और 45 तो धारा अनुच्छेद 45 तो जानते ही होंगे, आर्टिकल 45 भाई साहब ये आपका सीटेट वोटेट में दिया है, प्रश्न ये याद नहीं होगा तो सब तो बेकार है। तो आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल, निःशुल्क शिक्षा वगैरह की बात की जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये सब आपका जो है उसमें आ जाता है 36 से 51 के अंतर्गत आता है। तो 36 से जो 51 वाला होता है ना, ये आपका नीति निर्देशक तत्व होता है। नीति निर्देशक तत्व ये आपका भाग 4 में आता है। किस में आता है? भाग 4 में आता है। तो भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है मतलब भारत के संविधान नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा गया कि यह जो है भारत के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है मतलब ये समावेश होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भारत में अधिकारियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रीयता और रंग के भेदभाव के आधार पर नहीं होगा। किसने कहा? तो ये आपका 13 नहीं, जो 13 वाला है तो ये तो 1 लाख रुपए वाली बात करता है शिक्षा के लिए ना। 1 लाख वाली बात करता है 13 वाला, चार्टर अधिनियम 1813 वाला, ये 1 लाख रुपए वाली बात करता है। 1833 वाला है तो यही करता है, ठीक है। भारत में अधिकारियों नियुक्ति राष्ट्रीयता और रंग भेद के मतलब आधार पर भेदभाव नहीं, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1833। तो 1833 इसके द्वारा जो है अंग्रेज ने घोषणा की थी कि भारत में जो है अधिकारी की जो नियुक्ति होती है ना वह राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि मतलब कोई भी जैसे वंश, धर्म, जाति मतलब ये सब के आधार पे मतलब किसी भारतीय को जो है मतलब जो कंपनी है उनकी जो कंपनी उससे जो है उसको जो है वंचित नहीं किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है आपका 1853 वाला। तो जो 1853 है इसमें जो है क्या हुआ था ना, इसमें जो प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसकी यानी जो प्रतियोगिता कंपटीशन एग्जाम जो होता है ना प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी किसके द्वारा? 1853 के चार्टर अधिनियम से, है ना। ये याद रखिएगा 1853 के चार्टर अधिनियम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा 1833 वाला है ये एक प्रश्न यहाँ पे हमारा गुम हो रहा था कि जो 1833 वाला है ना इसमें वो गवर्नर जनरल, बंगाल गवर्नर, फिर बंगाल गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर, ऐसा। तो इसमें जो है आपका पहला गवर्नर जनरल, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उनको बनाया गया, विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? धन विधेयक की बात कर रहा है। तो धन विधेयक आपका हो जाएगा, धन विधेयक भारतीय अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में परिभाषित, तो परिभाषा है आपका 110 में क्या? तो परिभाषा 110 में है, परिभाषा 110 में है, ठीक है। परिभाषा 110 में है। और जो 109 में क्या है? 109 में मतलब इसकी प्रक्रिया की बात की जाती है। 111 में क्या है? 111 में तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है, जैसे वीटो पावर होता है ना, यानी कि वो ठप्पा मार देंगे कि नहीं होना नहीं होगा तो नहीं होगा, तो राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति का प्रदर्शन है अनुच्छेद 111 में। और 112 जो है इसमें तो केंद्रीय बजट यानी बजट की बात की जाती है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा जो अगर कहाँ गया धन विधेयक है ना, तो जो धन विधेयक है यह कहाँ पारित किया जा, मतलब यह जो है कहाँ पे प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यह जो है केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। जो धन विधेयक है यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। किसके मतलब की संतुति, मतलब वो होते हैं आपके राष्ट्रपति की संतुति पर जो है प्रस्तावित किया जा सकता है ना, याद रखिएगा। इसमें जो निर्णय आपका उनका होता है ना, धन क्या बोलते हैं उनको, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्णय अंतिम होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 78 नंबर कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो भाई साहब किस श्रेणी से जो सदस्य चुने जाते? अशिक्षक से चुने जाते हैं, स्नातक से चुने जाते हैं, उद्योगपति से नहीं चुने जाते। इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं भाई चुना जाता है ना, तो वो किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो वो जो है उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। मतलब वो जो है अब देखिए किस श्रेणी से चुने जाते हैं थोड़ा बता दें, तो जो MLC होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं उनसे कुछ चुने जाते हैं 1/3 भाग। जो नगर पालिका मतलब 1/3 सदस्य जो होते हैं, स्थानीय निकाय जो होते हैं ना, वहाँ से कुछ चुने जाते हैं। कुछ जो है 3 वर्ष से जैसे कोई अध्यापन कार्य कर रहा है, शिक्षकगण जो होते हैं, ये शिक्षक वाले जो होते हैं यहाँ से मतलब 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, वहाँ से चुने जाते हैं। और कुछ जो है राज्यपाल के द्वारा नामांकन भी किया जाता है, जैसे मतलब साहित्य कला के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, आंदोलन जो जैसे कई सारे लोग हैं, ये सब जो है ये सब भी जो है चुने जाते हैं, ठीक है।
चलिए याद रखिएगा। अच्छा, ये कह रहा है ये विधान परिषद, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि जो भारत में विधान परिषद है वह किन किन राज्यों में है। तो आपका 6 राज्यों में। किन किन राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन सा राज्य हो गया बताइए फटाक से। सबसे पहले आ जाता है आपका उधर साइड मान लीजिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ऐसे 2 याद रख लिए क्योंकि वो दोनों एक में ही था, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया। अपने इधर साइड आ जाइए, उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया। एक हो गया आपका महाराष्ट्र और एक हो गया आपका कर्नाटक, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यार आगे देखिए, इधर साइड है, आगे क्या कह रहा है कि हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। क्या सही है? नहीं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव का जो देखिए ऑप्शन आप सारे पढ़िएगा, ऑप्शन आप सारे पढ़िएगा, ठीक है। और इसका आंसर ये होगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है? आपका किया जाता है संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, या कुछ एक तो पॉइंट बता दें। तो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है या जो है मतलब कि संविधान में कहाँ से लिया गया है ये बताइए आप फटाक से। तो आपका लिया गया है वहाँ से अमेरिका से, है ना, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये चीज़ याद रखिए। किस आर्टिकल में आता है? तो आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 63 में। ऐसे देखिए 63 कैसे याद रखेंगे, जैसे उप है ना, उप, तो इसको 6 को ऐसे उठा लीजिए, उल्टा कर लीजिए और ये ऊ को इधर ले आइए, ठीक है, तो 63 हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये आपका अनुच्छेद 63 से लिया गया है और इसमें जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाती है मतलब शायद 66 में की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद जो है यह जो है अभी हम आपको बताया कि राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, ठीक है। चलिए एकांश संक्रमण मत वगैरह जो तरीके से कार्य इसमें चुनाव वगैरह होता है। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की। तो भाई साहब जो एंग्लो इंडियन हैं उनके नामांकन के लिए किस विधेयक की मांग की? तो भाई साहब देखिए इसमें तो 126वां संविधान संशोधन दिया है, ये तो है, लेकिन वो मतलब संविधान संशोधन कौन सा है? तो आपका संविधान संशोधन आपका 104वां, ठीक है। ये यहाँ पे प्रश्न कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 104वां लोग याद किए हैं, लेकिन यहाँ पे काम हो जाएगा। कह रहा है कि किस संशोधन विधेयक बिल विधेयक की बात कर रहा है। तो 100 देखिए सारा 19 दिया है गुरु, याद रखिएगा। तो इसका एक संविधान का 126वां संशोधन विधेयक, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई साहब एंग्लो इंडियन को जो है 70 वर्षों तक लगभग आपका दिया कि 10-10 साल बढ़ाते चले गए और उनको प्रावधान दिया चला जाता गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर, जो नागरिक हैं ये कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो किसके द्वारा जा सकता है? तो आपका किया जा सकता है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, इंपॉर्टेंट, संविधान की आत्मा, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार के द्वारा जो है नागरिक जो है अदालत जा सकता है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आत्मा और हृदय किसने कहा था? आत्मा हृदय किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, है ना। तो याद रखिए ये मौलिक अधिकार की बात करें। अच्छा वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। मूल में कितने थे? तो मूल में थे आपके 7। एक संपत्ति का अधिकार था ना, उसको हटाकर 300 के ए में ला कर रख दिया गया है, जबकि वो क्या बन गया है? वो आपका कानूनी अधिकार बन गया है ना। तो याद रखिएगा। अच्छा अगर हम मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, चलिए एक बार बता ही देते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए फटाफट। तो एक आता है 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार आता है आपका समानता का अधिकार, यानी समता का अधिकार, याद कर लीजिए समता का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में है? आपका 14 से 18 में है। किसमें है? 14 से 18 में। दूसरा आपका आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कब से मतलब किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ 18 के बाद यहाँ जाइए 19 से 22, ठीक है। तो 19 से 22 अनुच्छेद। इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है? इसके बाद आ जाता है जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह किस अनुच्छेद में है? तो आपका 22 है ना। तो 22 के बाद इधर आ जाइए 23, ठीक है। 23 से आपका क्या हो जाएगा? 24, 23 से
24, ठीक है। तो शिशु शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया एक आ जाता है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ठीक है, धर्म वाली बात। तो धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है? तो देखिए 24 है ना, 24 से इधर आ जाइए 25 और 25 से कितना तक, 25 से 3, 25 3 28, ठीक है। ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा हो गया। संस्कृति जो शिक्षा है ये आपका यहाँ पे 28 है, यहाँ पे हो जाएगा 29 और 30, ठीक है, 29 और 30। तो ये हो गया 5 अधिकार ये हो गए, और एक अधिकार लास्ट आपका बनता है जो ये आपका संवैधानिक उपचार वाला अधिकार है। तो जो संवैधानिक उपचार वाला अधिकार है कहाँ गया? ये किस आर्टिकल में? ये आपका आर्टिकल नंबर 32 में है। किस में है? 32 में है। तो ये सारे मतलब मौलिक अधिकार हैं। और अभी तो आपको बता दें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर इसमें कानूनी अधिकार बना दिया है, आर्टिकल नंबर 300 के ए में कर दिया गया है, ठीक है। चलिए भाई साहब बहुत मेहनत लग रही है। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो भाई साहब किसको जो है अंतरात्मा कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है भाई साहब, अभी हम आपको बताएं मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार को जो है आमतौर पर उसकी आत्मा मतलब कि अंतरात्मा माना जाता है। अभी देखिए जो मौलिक अधिकार है यह कहाँ से लिया गया है? तो बताइए कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका से। कहाँ से? ये आपका अमेरिका से लिया गया है ना, अमेरिका से लिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। यह जो है किस भाग में है? तो आपका भाग है आपका भाग 3 में। कौन? अभी हम आपको बताएं 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 यार, 12 से लेकर 35 तक मतलब ये आर्टिकल के अंदर आ जाता है, ठीक है। कुल प्रकार के मतलब 7 अधिकार थे, वर्तमान में आपका 6 अधिकार मतलब क्या बोलते हैं उसको, 6 अधिकार हैं। अच्छा अगर ये आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि जो अधिकार है 6वां वाला, नहीं यार, जो एक अधिकार है ना मौलिक अधिकार, वह किस अधिनियम या फिर किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो आपका अधिनियम आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब यह एकमात्र मतलब वह जो है क्या ना कानूनी अधिकार बन के रह जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार कहाँ से आया है? तो मौलिक अधिकार आपका आया है अमेरिका से। अगर बात पूछ ले आपसे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया है, तो मौलिक कर्तव्य बता दीजिएगा रूस से आया है। और निर्देशक तो कहाँ से आया है? आयरलैंड से आया है, याद हुआ होगा। चलिए ये बढ़िया सरल क्वेश्चन है। खटाखट से बताइए कि संविधान के सिद्धांतों का निर्धारित करने वाला जो उद्देश्य संकल्प है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह आपका प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद फिर जाके आपका 22, देखिए ये तो याद ही होगा सबको। अब अगला एक नया प्रश्न ऐड करिए अपने ज्ञान के खजाने में। याद करिए कि ये आपका जो 13 दिसंबर 1946 है, ये आपका पारित कब हुआ जाके, मतलब पारित मतलब स्वीकार कब कर लिया गया सर्वमान्य से? तो आपका स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को यह क्या कर लिया गया? सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक उद्देश्य प्रस्ताव आया, फिर इसके बाद संविधान का जो हुआ, फिर प्रस्तावना वगैरह आता है। तो जो प्रस्तावना होता है ना, जो प्रस्तावना होता है तो वह जो है उसको परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी थी? परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जो संविधान की परिचय पत्र की संज्ञा दी थी आपके एक न्यायविद थे आपका पालकी वाला। कौन थे? पालकी वाला, ठीक है। तो ये पालकी वाला है, ये मतलब प्रस्तावना को एक परिचय पत्र की संज्ञा दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अच्छा अगर प्रस्तावना की हम बात कर रहे हैं तो प्रस्तावना में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना में ना जो संशोधन हुआ था, क्या हुआ था? संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ये जो संपत्ति का अधिकार वाला तो 44वां था 1978। जो 44वां संविधान संशोधन है ये आपका 1976 में हुआ था। इसमें हुआ था कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें 3 भाषा जोड़ा गया था। कौन सा? सपा, इसे याद रख सकते हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? बढ़िया क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। तो ये आपका किया गया था 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1956 के द्वारा। कब? 1956, ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है इसमें जो है मूल में जो है मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई थी, ठीक है। उसमें संविधान के लिए एक मतलब आपके जो राजेंद्र प्रसाद थे या आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो एक न्यायाधीश थे, उसमें जो एक सदस्यीय आयोग का गठन किए थे। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आपका बनता है, एक व्यक्ति था
क्या बोलते हैं उनका नाम क्या था, नाम अभी नहीं याद आ रहा है, वो भाई साहब अनशन पे बैठ गए थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पे जो है मतलब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे वो लड़ गए थे। ठीक है, भाषा के आधार पे राज्य का मतलब राज्य होगा, तो भाषा के आधार पे मतलब बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश था। इसके बाद फिर राज्य पुनर्गठन मतलब जो मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, इसे याद रखिएगा। जो मतलब कुल मिला के ये कि जो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, मतलब राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, इसके मतलब फजल अली मतलब थे, और मतलब एक और थे, क्या बोलते हैं उनको, हृदय नाथ करके थे, एक हृदय नाथ थे, एक पाणिकर थे, ये लोग थे। ये लोग करके मतलब पुनर्गठन आयोग को मतलब कई सारी चीज़ों को बनाए। इसके बाद अच्छा एक प्रश्न और आ जाता है भाई साहब, अगर हम आधार पे बांट रहे हैं ना, कि जो भारत का जो मान लीजिए कि जो ये हो रहा था, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था, तो भारत पाकिस्तान के विभाजन तो हो रहा था, तो उसके मतलब जो मध्य भूमि है, यानी कि जो अपना ज़मीन है कि कौन सी भूमि कहाँ की मतलब किसके पक्ष में कहाँ जाएगी, क्या ये पाकिस्तान का होगा, ये भारत का होगा, यह जो है किसके मतलब हस्तांतरण के लिए मतलब अधिकार मतलब किसके द्वारा अधिकार दिए गए, मतलब किसके द्वारा अधिकार दिया गया था। तो ये आपका आया था, ये आपका 9वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1960। 9वां संविधान संशोधन 1960 में आया था। मतलब यह जो है भारत और पाकिस्तान की मध्य भूमि के हस्तांतरण जो हुआ था ना, हस्तांतरण, उसके समझौते को मतलब कि करके किया गया था। चलिए आगे देखिए, 85वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो ये भाई साहब कब जारी हुई थी, तो 31 मार्च नहीं 6 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले औद्योगिक मतलब जैसे जो वाणिज्य वगैरह होते हैं ना, इसके मतलब मंत्री कौन थे, मतलब यह किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये आपका जारी किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा यह जारी किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यह कब प्रभावित हुआ, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यह जो है एक्ट आपका प्रभावित हुआ था 2000, ये तो दिया ही नहीं है यार, तो आपका हुआ था 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तो आपका 2005 में हुआ था। कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मतलब इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है कि मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये होता है ना कि जो उद्देश्य मतलब जो काला धन है उसका उद्देश्य था कि मतलब उसको सफ़ेद करने से रोकने, मतलब सफ़ेद जो काला धन होता है उसको बहुत लोग अपना सफ़ेद करने में लगे रहते हैं, है ना, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लगा था कि मतलब काले धन को सफ़ेद धन करने से रोकने के लिए यह आया था। समझ में आया, नहीं समझ में आया यार, जो ब्लैक मनी होता है ना उसको लोग अपना सफ़ेद करने में लगे रहते हैं, तो तब ये आया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ताकि उसको वह रोका जा सके कि लोग अपने काले धन को सफ़ेद धन न कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग लाया गया था, उसमें जो है आपका कई साल की जेल भी हो सकती थी, 3-4-5 साल की। ठीक है, ये आता है आपका मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में कौन सम्मिलित है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, अच्छा ये तो सभी है, जीवन प्रत्याशा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, साक्षरता दर भी है, और उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो भाई साहब इसका एक हम सरल एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपका, आप जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ हो सकते हैं, आप एकदम इजी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, एक आपका होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो देखिएगा जो मतलब कच्चा माल होता है, जैसे मान लीजिए कच्चा माल में क्या आ जाएगा, जैसे कच्चा माल में आपका आ जाएगा उसको बोलते हैं ना, जैसे मतलब जो पर्यावरण पे निर्भर होता है, यानी कि जो पर्यावरण जैसे भूमि जल वनस्पति से मतलब जैसे प्राकृतिक संसाधनों से जो निर्भर होता है, जैसे आपका हो गया कृषि हो गया, हाँ कृषि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, खनिज वगैरह जो हो गए, ठीक है, खनन वगैरह जो हो गया, ये आपका मतलब प्राथमिक में आएगा। ठीक है, इनसे जो है जो बन के, यानी कि इनसे बन के जो बनता है, इनसे बन के जैसे कपास आया, कपास से बन के कपड़ा आ गया, तो कपड़ा आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में।
तो कपड़ा को जो है फिर इसको इधर ले आ गए, सेवा के क्षेत्र में उतार दिए मार्केट में, तो ये आपका ये आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि जो कच्चा सामान होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, थोड़ा बहुत उसमें संशोधन हो गया, बना दिया गया, आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, और उसको जो सेवा के रूप में ला दिया गया, मार्केट में उतार दिया गया, तो आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। समझ में आया? ये एक मोटी मोटा तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कह रहा है कि कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बता दीजिए फटाक से। अगर कपास पूछा होता तो प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन कपड़ा बनाने की जो आर्थिक गतिविधि किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। किसके क्षेत्र में आएगी, द्वितीयक क्षेत्र में अंदर आएगी। यानी कि जो मतलब जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है, जो प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को मतलब क्या होता है कि अपनी गतिविधियों को जो है मतलब उसमें जो है कच्चे मालों की तरह उपयोग करता है ना, वह मतलब जो कच्चे माल की तरह उपयोग करेगा तो वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन जो कच्चे माल उपयोग करेगा तो प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। इसमें होता है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, एक कहा जाता है कि वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो कुशल श्रमिक होते हैं, यानी कि जो मतलब काफ़ी थोड़ा सा स्किलफुल होते हैं, उनको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, अच्छा एक प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जीडीपी होता है, अगर इसकी हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसमें जो है सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो भाई साहब जो सबसे मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ से यहाँ होके यहाँ पे आया है ना, तो तृतीयक यानी कि जो है तृतीयक जो क्षेत्र होता है यही तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या होता है, उसके मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में जैसे क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में जैसे आपका आ जाएगा बीमा आ जाएगा, है ना, बैंकिंग आ जाएगा, चिकित्सा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, यानी जो सेवा क्षेत्र टाइप के होते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक सेवा देता है। बीमा क्या होता है, बीमा सेवा देता है। चिकित्सा क्या होता है, चिकित्सा से मतलब सेवा देता है, तो आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, गला तो बैठ गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया, बताइए। मस्त क्वेश्चन एक नंबर का। तो आपका किया गया था जनवरी 2015 को। कब किया गया था, जनवरी 2015। यानी कि इसमें जो है 10 वर्ष से कम लड़की जो आयु, मतलब कि लड़की के माता पिता की जो है कोई राष्ट्रीय जो बैंक है वहाँ पे खाता खोलना से संबंधित था। इसमें जो है 14 साल की कोई कुछ मतलब जमा किया जाता है, फिर 21 साल में कुछ बन जाता है। ये सब कई सारी चीज़ें था। अच्छा, नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख और था, उसको बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर आपसे पूछ ले कि वह कहाँ से चालू हुआ था, तो आपका पानीपत से चालू हुआ था। कहाँ से चालू हुआ था, पानीपत से चालू हुआ था। कब चालू हुआ था, वो आपका हुआ था, वो भी हुआ था आपका 2015 में ही चालू हुआ था। 2015 में चालू हुआ था, वो भी आपका जनवरी में, ठीक है। जनवरी 2015 यानी कि 22 जनवरी को होता है ना, अभी आता है 22 जनवरी 2015 को चालू हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि खाद्य कृषि और संगठन का मुख्यालय, एकदम इजी क्वेश्चन, रोम, ठीक है भाई साहब। खाद्य यानी कि जो कृषि करेगा, खेती करेगा, तो उसके रोम में, है ना, मेहनत लगता है, ठीक है। तो खाद्य कृषि संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में है। कहाँ पे है, रोम में। तो अगर आपका यानी FAO है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका वहाँ पे हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना होती है। तो इसीलिए जो है 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, खाद्य दिवस, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन है, आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से थीम वगैरह भी याद कर सकते हैं आप कि FAO की थीम क्या है, हालांकि अभी ये पूछेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है, तो श्रम के बारे में क्या सही है बताइए। यह कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है, यानी उत्पादक के कारक के रूप में भारत में श्रम के बारे में कौन सा सही है। तो यह सबसे अधिक मात्रा में बिल्कुल सही है, यह सबसे अधिक मात्रा में है भाई साहब। जो श्रम है ना सबसे अधिक मात्रा में है, क्योंकि श्रम आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, किसी भी सेवा या वस्तुओं के लिए क्या मतलब एक किया गया प्रयास होता है, ठीक है। याद रखिए, भारत क्या है, भारत जो है सबसे युवा आबादी वाला है। भारत जो है सबसे युवा आबादी वाला है। यहाँ पे एक रोजगार भी चला था ना उसमें, कक्षा 2005-06 के आसपास, नरेगा, ठीक है। नरेगा था, फिर मनरेगा बन गया, महात्मा गांधी वाला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रामीण योजना था ना कुछ। तो उसमें जो है मतलब कुछ सैनिकों को जो स्किलफुल नहीं थे उनको 100 दिनों का जॉब दिलाने की बात की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। चलिए साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि जो 2 उपग्रह है वह एक ही वृत्ताकार में कक्ष में जो चक्कर लगा रहे हैं,
तो उनका क्या होगा, क्या उनका द्रव्यमान समान होगा? नहीं। उनका वेग समान होगा, बिल्कुल सही। कोणीय आवेग नहीं, तो वेग समान होगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, तो आपका वेग ही होगा समान। ठीक है, सोचे कि कोणीय आवेग कैसा आ गया। ठीक है, ओमेगा नहीं। तो दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार में कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके कौन से समान? उनके वेग समान होंगे। कौन समान होंगे? उनके वेग समान होंगे। ठीक है, याद रखें। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो ग्रह है, यानी कोई जो उपग्रह है, वो एक मान लीजिए वृत्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगा रहा होता है, तो वृत्त के केंद्र की, यानी जो केंद्र की ओर बनने वाला जो एक बंद, यानी जो केंद्र की ओर लगता है बल, उसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है, अगर वो जो है आपके गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, तो उसको मतलब उसको जो है उपग्रह का एक कक्षीय वेग बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए, देखिए जो सैटेलाइट होता है, जो उपग्रह होता है, वो गिरता क्यों नहीं है पृथ्वी पर? इसलिए नहीं गिरता है ना कि जो उपग्रह है वो पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाता है, जो अभिकेंद्री उसका बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण के बराबर बल होता है, तो वो भी अपनी ओर खींच रहा है, तो उसका जो कक्षा है, तो वो आपका उपग्रह के वेग का कक्षी वेग बन जाता है। थोड़ा साइंस समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन, बताइए फटाक से। तो आवृत्ति को मापा जाता है यार इसमें हर्ट्ज दिए नहीं है, मीटर रेडियन दिए, हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है भाई साहब? हर्ट्ज। ठीक है, तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज मापा जाता है। अच्छा, एक बढ़िया प्रश्न अगर हम आपको बता दें कि जो आवृत्ति होता है ना, इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फ्री स्नेल याद रख सकते हैं। ठीक है, यह आपका ना एक फ्री स्नेल बराबर कितना होता है? तो ये आपका 10 की पावर 12 हर्टेज होता है। कितना होता है? 10 की पावर 12 हर्टेज होता है, ये आप याद रख सकते हैं। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर एक फार्मूला है, याद रख लीजिए डायरेक्ट। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल होता है। ठीक है, 1/आवर्तकाल। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल होता है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलें। देखिए जो आवृत्ति होती है ना, जो आवृत्ति होती है, यह एक मतलब एक नियत रहती है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जो जबकि तरंग दैर्घ्य, वेग, आयाम वगैरह जो होता है, ये आपका परिवर्तित होता रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सही कथन, अभी जो हम पॉइंट बोले ना, वो ध्यान से समझिएगा। सही कथन चुनिए। कह रहा है कि जो लाल रंग का प्रकाश है, यह बैगनी के प्रकाश से क्या कम है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, क्या बैगनी के प्रकाश से ज़्यादा है? सोच के बताइए। बैगनी प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है, ये आपका हरे प्रकाश से क्या ज़्यादा है? सोच के बताइए भाई साहब। तो अगर आपको जो है, अगर आपसे पूछ ले, इसका आंसर देने से पहले हम एक आपको थोड़ा बता दें। तो जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, वो आपका एक क्रम होता है, तरंग दैर्घ्य का क्रम होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंग बैनी, आह, पिनाला, ऐसे आप ट्रिक याद रखें ना। तो बैगनी, फिर बैगनी के बाद आपका आ जाएगा नीला, बैनी, ऐसे हम हिंदी में याद रखिएगा, बैनी मतलब नीला, नीला के बाद आ जाएगा बैनी, आह फिनाला, ऐसा होता है ना। तो बैगनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, फिर नीला के बाद आपका जो होता है, नहीं, फिर इसके बाद फिर हरा आता है। ठीक है, फिर पीला आ जाएगा, पीला के बाद आपका नारंगी आ जाएगा, फिर लाल आ जाएगा, ऐसा हो जाता है ना। ठीक है, तो बैनी, आह, पिनाला होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, वो सबसे उच्चतम आवृत्ति किसमें होती है? तो उच्चतम आवृत्ति होती है आपका बैगनी में। तो उसकी उच्चतम आवृत्ति बैगनी में होती है। उच्चतम आवृत्ति किस में होती है? बैगनी रंग में उच्चतम आवृत्ति होती है। ठीक है, जबकि लाल रंग जो होता है, उसमें सबसे कम आवृत्ति होती है। लाल रंग में सबसे कम आवृत्ति होती है, ये चीज़ याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है, वह बैगनी के प्रकाश से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए, तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या करेगा? घटेगा, बढ़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ऊपरी से एक से अधिक। तो जो अगर पृथ्वी की अगर ऊंचाई है, मान लीजिए कि जो पृथ्वी की जो ऊंचाई है, अगर आपका क्या कह रहा है कि इसको जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक ऊंचाई पर, लेकिन अगर कह रहा है कि ऊंचाई को अगर हम बढ़ा देते हैं, क्या कर रहा है? कह रहा है कि अगर हम ऊंचाई को ही हम बढ़ा देते हैं, तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? तो भाई साहब उपग्रह का आवर्तकाल बढ़ जाएगा ना। ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो उपग्रह का आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा एक माइंड मैपिंग करिए, आ जाएगा ना। क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि दूरदृष्टि दूर करने के लिए उपयोग में
लाते हैं, किसका लाते हैं, दूरदृष्टि कह रहा है, तो दूर कह रहा है भाई साहब। अगर आपका दूर कह रहा है तो फटाक से बताइए उत्तर लेंस। निकट कह रहा है, देखिए ऐसे याद रखिए, दो शब्द है ना, दूर, तो इसमें 3 आएगा, 1 2 3, उत्तर लेंस, ठीक है। तो उत्तर अवतल, तो इसमें क्या आ जाएगा, निकट, ठीक है। देखिए 3 शब्द है तो 3 से 4 हुआ, ये 2 शब्द है 2 से 3 हुआ, ऐसे याद रखिए। तो दूर ट्रिक है, कैसे भी करके याद कर सकते हैं, या फिर थ्योरी पे जाइए। तो दूर दृष्टि अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, याद हुआ, एकदम इजी क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, अगर आपसे पूछ ले, अच्छा अगर जो दूर दृष्टि निकट दृष्टि होता है इसमें आता है ना, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में जो है बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी पिंड का जो वेग होता है वह कहा जाता है, तो किसी पिंड का जो वेग होता है वह समरूप कहा जाता है, कब कहा जाता है, समान रूप, यानी कि जो किसी पिंड का जो वेग है वह समरूप कब कहा जाएगा, तो समरूप कब कहा जाएगा बताइए। तो समरूप यानी समान, परिवर्तित यानी परिवर्तित ही ना हो, तो वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए सदिश, सदिश में कौन सी राशि आती हैं ये आप याद रख सकते हैं, हो सकता है प्रश्न पूछ ले, तो वेग ही बता दीजिए, वेग पूछा है तो वेग कौन सी राशि है, तो वह है ना, तो जिस अधिकतर अधिकतर किसमें शब्द वह आए ना, तो बता दीजिएगा वो सदिश राशि है, ठीक है। चलिए अच्छा इधर है, और अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। चलिए भाई साहब, अगर हम 2 गुनी कर दें, किसी पिंड की दूरी को 2 गुनी कर दें, तो उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रारंभिक मान का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वह घटकर 1/4 हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा, क्या घटकर आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। कि 2 पिंड हैं, उनके बीच की दूरी को अगर हम 2 गुना कर दी जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण का बल का जो मान होगा वह प्रारंभिक मान का क्या होगा। तो इसका आंसर तो अभी तो सोचिए थोड़ा सा, तो देखिए इसका एक होता है ना, 2 गुना कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका बराबर एफ बराबर होता है आपका G(m1 m2 अपान r²), तो एफ आपका हो जाएगा जी इसके, तो इस पर नियंत्रण नहीं करेगा, यह आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक। तो r² 4 घट के 1/4 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी है तो उनके बीच की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका प्रारंभिक मान घट के 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। देखें जी का मान अगर आपसे पूछ ले, कभी कभी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जी का मान अगर आपसे पूछ ले याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक। तो 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। तो न्यूटन का नियम किसने, सॉरी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने ही दिया था, न्यूटन ने ही दिया था, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है वो नियत वगैरह रहता है, ये चीज़ याद रख सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, तो क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या होगा, घनत्व तो नियत रहेगा, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, हाँ उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है, बी होगा यार। तो इसमें जो है उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये बताइए, क्योंकि जो ध्वनि होती है ना, जो ध्वनि होती है ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, जो अनुदैर्घ्य तरंग है यह क्या करेगा, यह जो है मतलब संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में माध्यम रूप से जो है यह गमन करता है। और ध्वनि की जो चाल होती है वह मतलब अधिकतम ठोस में होती है और न्यूनतम गैस में होती है, इसलिए जो है सबसे जो है पहले ठोस में होगा, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको लिक्विड में, फिर आपका गैस में, ठीक है। तो इसलिए जो है उष्मा का स्थानांतरण इसमें नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि तरंग जो संपीड़न एवं विरलों में वायु स्तंभ से गुजर रही है, तो उष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, वायु स्तंभ से गुजर रही है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, चलिए बताइए। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभ की विखंडन दिया नहीं, या तो ऊर्जा बिखरेगी नहीं, बनती है ना वहाँ पे हीलियम वगैरह, हाइड्रोजन हीलियम, आंसर ही नहीं दिया है गुरु, ई हो जाएगा। नाभ वो होता है, नाभ की संलयन होता है, संलयन, ठीक है, संलयन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन से होता है, ठीक, याद रखिएगा।
अच्छा, जो ये आपका नाभिकीय विखंडन है, ये आपका उस पे निर्धारित है। आप अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 9th-10th में, तो ये जो है आपका बढ़िया से उसमें दिया गया है कि यह आपका नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। कौन? हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम। चलिए आगे देखते हैं। फोटो वाले भी वो है तो हो गया विद्युत प्रकाश से प्रक्रिया। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इसको बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? रेसर पाइन या ट्रांक्यूलाइजर से संबंधित है, कोकेन, ओपीएट नारकोटिक संबंधित है, मॉर्फिन हेल्यूसिनीजेनिक से संबंधित, यानी मतिभ्रम कारक को बताता है, या एक से अधिक। ठीक, इसको बताइए। तो देखिएगा, रेसर पाइन जो है ये आपका ट्रांक्यूलाइजर से ही संबंधित है। ये आप याद रख सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, मार लीजिए रट्टा। लेकिन जो ये मार्फिन होता है ना, जो मार्फिन होता है यह आपका जो मार्फिन होता है ये आपका क्या बोलते हैं इसको, निद्रा कारक बोल सकते हैं ना। यह मतलब एक निद्रा कारक होता है, निद्रा कारक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो कोकीन होता है, ये कोफीन जो होता है, ये कोकीन वाला होता है, ये आपका वो करता है, मतलब उत्तेजक होता है, यानी उत्तेजना को बढ़ाता है। ठीक है, उत्तेजक होता है। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। एक दिया है हेल्यूसिनोजेनिक। अच्छा हाँ, ये तो ये भूल ही गए। हेल्यूसिनेजेनिक जो होता है ना, ये आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, भांग, गांजा, चरस जो होते हैं, मतलब उनको, मतलब उसको पीने से क्या होता है, भ्रम उत्पन्न होता है। तो वो इससे रिलेटेड है, हेल्यूसिनोजेनिक से। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान जो होता है 2 गुना होता है, तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होंगी? यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान 2 गुना होता है, तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः कैसे रहेंगे? तो ये आपके कैसे रहेंगे बताइए भाई साहब। तो देखिएगा कि अगर मान लीजिए जो रेडियो सक्रियता जो होती है, अगर वो जितनी अधिक होती है ना, तो वह उतनी ही अधिक मात्रा क्या करती है, क्षय करती है। वह उतनी ही अधिक मात्रा क्षय करती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि रेडियो सक्रिय का जो नमूना होता है वह 2 गुना होता है, तो नमूने की सक्रियता क्या होगी? तो नमूने की सक्रियता तो बढ़ेगी गुरु, नमूने की सक्रियता तो बढ़ेगी, लेकिन जो विघटन है वो तो घटेगा। नहीं, समान रहेगा। हाँ, विघटन घटेगा नहीं, समान रहेगा। ठीक है, तो विघटन जो होगा वो आपका समान रहेगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। नमूने की जो सक्रियता रहेगी ये आपकी बढ़ेगी और विघटन नियतांक समान रहेगा। ठीक है, याद रख सकते हैं। आगे देखिए, क्योंकि जो अगर आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, मतलब कोई सी नाभिक वगैरह जो, मतलब उसमें जो है कण होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। ठीक है, वो 3 प्रकार के कण मतलब उत्सर्जित करते हैं। ये सब कई सारी चीज़ें इसमें आती है। आगे प्रश्न है, कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि कैसे कि हाइड्रोजन जोड़ते हैं बताइए। पैलाडियम और रेडियम से, निकेल और पैलाडियम से, निकेल और कैडमियम से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल और पैलाडियम से, निकेल और पैलाडियम से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न कर रहा है कि 2 रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती हैं। यह गैस कैसी होती हैं? कह रहा है कि गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस होती हैं। तो ये गैस कौन होती है बताइए फटाक से। तो ये आपका होती है ना, ये आपका होती है, अच्छा रंगीन करती है, तो ये NO2 नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है, ये आपका होता है NO2। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे, देखिए, जो मतलब कि जो रंगहीन गैस है, जैसे मान लीजिए 2 रंगहीन गैस ले लिए, कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लिए, उसको मिश्रित करें। ठीक है, ऑक्सीजन में, फिर कैसे बना, जैसे 2NO लिए, फिर इसको O2 कर देते हैं, ऑक्सीजन में करते हैं, फिर क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है 2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे बन जाता है। तो जैसे क्या होता है कि फिर ये NO इधर हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, इसको तो नाइट्रस मोनोऑक्साइड बोलते हैं यार, इसको NO2 को नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो तो हास्य गैस उसको बोलते हैं ना, हास्य है ना, लाफिंग गैस बोलते हैं यार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, कौन सा?
तो विंटर ग्रीन तेल कौन सा कहलाता है, इसको आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट यह क्या करता है ना, यह मांसपेशियों की ऐंठन को क्या करता है, कम करता है, और थकान जैसे मतलब जो थकान होते हैं उसके सिंड्रोम को कम करता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है यह, तो कौन सा सर्वाधिक एवं सुरक्षित शक्कर, भाई साहब शक्कर मतलब एकदम मीठा हो, सर्वाधिक सुरक्षित एवं शक्कर का विकल्प है, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्पार्टेम। जो एस्पार्टेम है यह सर्वाधिक मतलब कृत्रिम यानी कि इसको आर्टिफिशियल मतलब शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। यह जो है सामान्य जो चीनी की तुलना में 200 गुना मीठा होता है, कौन? एस्पार्टेम। जो एस्पार्टेम होता है यह कृत्रिम मधुरक जो होता है, मतलब यह कृत्रिम इसको मधुरक बोलते हैं, यह जो है 200 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, यह क्या होता है ना, यह जो है ठंडा अवस्था में पाया जाता है, ठंडा। ठीक है, तो आप जो है ठंडा अवस्था में ही मतलब यह जो है पाया जाता है। अगर गर्म होता है तो यह अस्थायी हो जाता है, ठंडा में होता है तभी स्थायी, गर्म जैसे करेंगे तो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। एक आता है आपका सैकरीन, देखिए यहाँ दिया है सैकरीन। तो जो सैकरीन टाइलून होता है यह जो है ऑक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ऑक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो है कैलोरी मान 0 होता है। कैलोरी मान कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि जो है मतलब जो मधुमेह रोगी वगैरह होते हैं ना, उनमें इन्हीं की गोली यानी सैकरीन की गोली का ही यूज किया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न अगर अभी याद आया कि जो सबसे प्राकृतिक रूप से अगर आपसे पूछे तो कृत्रिम हो गया, एस्पार्टेम तो कृत्रिम हो गया। अगर प्राकृतिक रूप से पूछे कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी चीज़ कौन सी है, तो सबसे मीठी चीज़ आपका फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज कहिए चाहे फ्रक्टोज कहिए, तो सबसे मीठी शर्करा होती है। कहाँ पाई जाती है? आपका मीठे फलों में, शहद वगैरह में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक घोल का पीएच मान जो है 3 से 6 बदलता है। 3 से 6 गया। ठीक है, जब 3 से 6 जाता है तो इसमें H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी? इसमें H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी? तो ये होगी गुरु, ये होगी आपका 3 गुना जाता है, 1000 कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको जो है 10⁻³ में आएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से 10⁻⁶ आएगा, यहाँ से हाँ 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि चूने का जो पानी है वह किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, इसका आंसर बताइए। तो जो चूने का पानी होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दुधिया हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दुधिया हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक अगर आप करें कि कैसे होता है तो आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चूने का पानी का जो मतलब फार्मूला अगर हम आपको लें कि CaOH होता है ना, CaOH होता है। अगर इसमें हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मिला दें तो आप ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे आप सूत्र बनेगा, मतलब उसका बनेगा CaCO3 टाइप का बनेगा। फिर आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल भार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे जो है चूने का पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि इडोनिल्ला सैंकेसिस यह क्या है? इडोनिल्ला सैंकेसिस यह क्या है? चलिए बताइए। तो इंडोनिल्ला सैंकेसिस जो होता है यह जो है आपका जीवाणु जो होता है, यह पेट प्लास्टिक को पचाने में सक्षम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो भाई साहब प्रकाश संश्लेषण में कौन सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सम्मिलित है, इसका आंसर बताइए। तो कह रहा है कि स्थिर ऊर्जा मुक्त होकर फ्री ऊर्जा बनती है। फ्री ऊर्जा जो है स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। हाँ, ये तो सही लग रहा है, ये बात बिल्कुल सही है गुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है फ्री यानी प्राप्यम ऊर्जा कह रहा है ना, इसमें प्राप्यम ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होती है और फिर क्या होती है? फिर संचित हो जाती है। क्यों? जैसे जो प्राप्तम ऊर्जा होती है मतलब स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर क्या होती है कि संचित हो जाती है, यानी कि जो है मतलब प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित हो जाती है ना। यहाँ प्रकाश संश्लेषण दिया ना, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? सम्मिलित हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? निष्कासन होता है प्रकाश संश्लेषण में, तभी ना हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो इसका जो फार्मूला है, यानी कि जो इसकी इक्वेशन है वो क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा अभी तो इसको भाई साहब कक्षा 7-8 से ही याद किए हैं। तो 6CO2 होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 12 पानी ले लीजिए, 12H2O। ठीक है,
इसको प्रकाश, लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, लाइट और क्लोरोफिल की प्रकाश में मतलब इसका कार्य करवाइए, फिर इसका आपका बन जाएगा C6H12O6 आएगा, ठीक है। इसमें फिर 6 ऑक्सीजन निकलेंगे, 6O2 निकलेगा और फिर 6 जल भी निकलेगा, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि अमरवेल यानी कि कसकुटा किसका उदाहरण है? चलिए भाई साहब बताइए। तो जो कसकुटा है, यह कसकुटा है, यह किसका उदाहरण है? तो कस का उदाहरण मतलब परजीवी कहलाता है ना, तो यह प्रजन परजीविता नहीं है, बाह्य परजीविता है, ठीक है। इसको परजीवी बोलते हैं ना, बाह्य परजीवी यानी पूर्ण स्तंभ परजीवी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बेडा क्विलिन यह किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? बेडा क्विलिन। तो बेडा जो क्विलिन है यह आपका टीबी की दवा है। किसकी दवा है? दवा प्रतिरोधी टीबी। तो ये आपका टीबी की दवा है ना। इसको कभी कभी सिरतुरो के नाम से ज़्यादा गाँव देहात में सिरतुरो भी बोलते हैं। आगे देखिए, 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफारा रोग किस में होता है? अफारा रोग किस में होता है? तो बताइए आंसर। तो अफारा रोग जो होता है आपका जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसी में होता है। तो जुगाली करने वाले पशु में अफारा रोग होता है, ठीक है। यह मतलब जैसे प्लास्टिक वगैरह खा लेते हैं, दूषित भोजन कर लेते हैं, ऐसे टाइप के रोग हो जाते हैं। कुछ 1-2 रोग और बता दें। जैसे देखिए, पशुओं में जैसे मतलब एक होता है पोकनी ठीक है, पोकनी रोग, ठीक है। एक होता है पोकनी रोग। तो पोकनी रोग जो होता है वह किस में होता है? वो आपका होता है गाय भैंस में, ठीक है। गाय भैंस वगैरह में मतलब जो जानवर होते हैं। कैसे होता है? तो आपका होता है वायरस के द्वारा। किससे होता है? वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। एक होता है आपका लंगड़ा बुखार भी होता है, सुने होंगे, लंगड़ा बुखार, ठीक है। जो लंगड़ा बुखार होता है ये आपका मतलब कि किस में होता है? ये भी आपका गाय भैंस में होता है। किस में होता है? गाय भैंस में होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? ये जो होता है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु, ठीक है। तो ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। ये हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रजातियों में जीवित रहने पर लाभ प्रदान कर सकता है। देखिए भाई साहब, अगर हम इतना मेहनत करके यहाँ पे आ गए हैं तो आपको भी आना तो चाहिए, है ना, ठीक है। तो पूरा करिए, अलग अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा ही। तो प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है? जो अथवा केवल अनुवांशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो कौन कर सकता है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मतलब कि जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। परागण नहीं यार, परिवर्तन ही होगा, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। तो उसमें मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, डार्विनवाद टाइप का, ठीक है। तो इसी के द्वारा होता है, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? बताइए आंसर। तो भाई साहब, जो वृद्धि को रोकता है ना, इसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक जो अम्ल होता है यह पादप हार्मोन को रोकता है। किसको रोकता है? पादप हार्मोन को रोकता है। क्यों? यह जो है अम्लों बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। बीजों को क्या करता है? सुसुप्तावस्था में रख देता है, ठीक है। इसलिए जो है यह पादप पौधों को वृद्धि होने से रखता है, यानी कि यह पुष्पन में बाधक होता है। जो ऑक्सीन होता है ये दिया गया है आपका, ऑक्सीन दिया गया है। अगर ऑक्सीन की हम बात करें तो ऑक्सीन जो होता है ना, ये आपको पौधों को नियंत्रित रखने वाला हार्मोन होता है। पौधों को नियंत्रित रखने वाला हार्मोन होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन होगा कि इंसुलिन होगा कि एंड्रोजन होगा? तो महिला सेक्स हार्मोन क्या हो जाएगा? तो महिला सेक्स हार्मोन जो होता है ना, ये आपका एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। एक और होता है गुरु, एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यार? प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी। एक होता है आपका एस्ट्रोजन हो गया, एक आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एक आप होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन होते हैं। अच्छा, ये तो महिला का हो गया। मेल का अगर मेल का पूछे तो क्या हो जाएगा? एकदम इम्पोर्टेंट, टेस्ट करो, टेस्टोरेटॉन, ठीक है। तो जो टेस्टोरेटॉन है ये पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, याद रखिएगा। अच्छा, हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन एक केमिकल लोचा होता है, यानी कि जो केमिकल होता है मतलब क्या बोलते हैं, एक समझिए कि गतिविधियों को बताता है, ठीक है। एक केमिकल मैसेंजर होता है, मैसेज देता है ना, याद रखिए। अच्छा, हार्मोन की अगर हम बात करें तो यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है।
अंतःग्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अच्छा, एक दिया है यहाँ पे इंसुलिन दिया है, तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन जो होता है यह मतलब कि इसकी अगर कमी होने से क्या होता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है ना, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और जो है यह जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है और रक्त शर्करा को क्या करता है? रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। चलिए यहाँ से यह हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शक्ति स्रोत यानी पावर हाउस, पावर हाउस आपका हो जाएगा क्या? माइट्रोकांड्रिया। क्या हो जाएगा? माइट्रोकांड्रिया हो जाएगा। ठीक है, पावर हाउस। तो मतलब जो पावर है, तो भाई साहब जो पावरवा है वह किस रूप में संचित होगा? तो आपका एडियोसिन ट्राइफास्फेट, ये फुल नाम याद रखिएगा, एटीपी के रूप में संचित होता है। तो माइट्रोकांड्रिया, ठीक है। तो माइट्रोकांड्रिया की अगर हम बात करें तो माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी, अल्टमैन ने की थी। ठीक है, अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी। ये भी डेट याद रखिएगा, 1886 में की थी, है ना। लेकिन 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 इसका जो नामकरण है वह किसने दिया? ये प्रश्न देखिए नहीं याद होगा किसी को। अगर हम नामकरण की बात करें, बताइए, नाम याद है? आप बताइए, माइट्रोकांड्रिया का जो नामकरण किसने दिया, ये आपको याद है? तो बताइएगा, आज याद कर लीजिए, आज याद कर लीजिए। इसका नाम दिया बेंडा ने। किसने दिया? बेंडा। ठीक है, तो जो बेंडा महोदय थे, जो बेंडा महोदय थे, ये आपके माइट्रोकांड्रिया के नाम दिए, है ना, याद रखिएगा। जो जैसे जो माइट्रोकांड्रिया की अगर हम बात करें तो माइट्रोकांड्रिया में जो है क्या बोलते हैं कि यार उसको डीएनए जो होता है ना, माइट्रोकांड्रिया में क्या होता है कि क्या यार उसका नहीं याद नाम आ रहा है। चलिए चलिए आगे बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। नाम किसने दिया था? वेंडा ने दिया था। कोशिका हो गया, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में किया था, है ना। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका की अगर आपसे बात कर लें तो कौन सी कोशिका है? तो तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र कोशिका है। चलिए भाई साहब, बहुत हाच पाच हो जाता है, क्या बतावा जाए। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि खेसारी दाल खाने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। तो जो लेथाइरिज्म नामक रोग है यह हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है? चलिए बताइए। तो कंकाल तंत्र में अनियमितता और असामान्यता तथा तंतुओं का पतला पड़ जाना, क्या ये है? बिल्कुल सही है। तो जो लेथराइज रोग है यह कंकाली तंत्र में अनियमितता और सामान्य तंतुओं का पतला पड़ जाना होता है। शरीर की वृद्धि न्यूनतम नहीं, ये सब नहीं। मानसिक दुर्बलता की सूरता में तेहरी, फुस्मी और फुफ्फुसीय तंत्र में अनियमितताएं, ये भी नहीं है। तो कंकाल तंत्र में ही अनियमितता और असामान्यता तंतुओं का पतला पड़ जाना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दाल, खेसारी दाल, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा, अगर बात करें कि एक तरफा किसका परिवहन होता है, तो मुक्त ऊर्जा का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, तो किसका होता है? तो इसका हो जाएगा आपका मुक्त ऊर्जा का। किसका हो जाएगा? मुक्त ऊर्जा का। तो मुक्त ऊर्जा का एक तरफा परिवर्तन परिवहन होता है ना, याद रखिए। जैसे मतलब क्या होता है मुक्त ऊर्जा परिवहन कैसे होता है? जैसे आपका हो जाएगा उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक से क्या आएगा? उत्पादक से आपका आएगा शाकाहारी, शाकाहारी से आ जाता है आपका मांसाहारी ना, मांसाहारी। तो यानी एक दिशी जो ऊर्जा का परिवहन होता है वो आपका एक दिशी होता है। ऊर्जा का जो परिवहन होता है वह आपका एक दिशी होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है। यानी कि जो इसमें एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन ने आपका इसमें है 10% का नियम, यानी कि जो ऊर्जा है वह आपका 10% आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसका 10%, यानी कि जो लिंडमैन के अनुसार क्या था कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वह प्रत्येक पोषण के स्तर में क्या होगा कि केवल 10% ऊर्जा ही क्या करती है? 10% ऊर्जा ही प्रवाहित करती है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जाइए, कह रहा है कि 120 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि बीओडी, ठीक है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के संबंध में क्या सही है? तो इसमें क्या सही है भाई साहब? यह तब एक समान बनी रहती है जब एल्गल ब्लम यानी कि शैवाल प्रस्फुटन होता है। दूसरा कह रहा है कि इस मांग का जल के भीतर ऑक्सीजन सांद्रता से कोई संबंध नहीं है। तीसरा कह रहा है कि यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल मिला। हाँ, ये प्रश्न बढ़िया से, ये सही है। यह तब बढ़ जाती है बीओडी जब नदी के जल में जो है मल मिल जाता है। ठीक है, तो यह बीओडी क्या है? इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
ठीक है। तो इसमें जो है मतलब प्रदूषण वगैरह जो होता है यहाँ पे आप याद सकते हैं। पेयजल में होता है ना, जो पेयजल होता है उसमें भाई साहब BOD की मात्रा एकदम शून्य होती है, तभी ना पीने लायक होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य में ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या होगा बताइए। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है कि कीट प्रतिरोधकता होता है, विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है, प्रोटीन की, हाँ तो भाई साहब चावल की बात करें तो विटामिन ए की उच्च मात्रा होगा, प्रोटीन वगैरह तो दाल वगैरह से संबंधित है, ठीक है। तो इसका गोल्डन राइस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैस में कौन सा मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं, और आपका जलवाष्प होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, ये सब होते हैं। बायोलॉजिकल रीस्फेरसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। जिसके द्वारा क्या उपचार करते हैं, तो जिसके द्वारा जो है हम लोग घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नहीं तो घुटने के जोड़ों का, क्या करते हैं, घुटने के जोड़ों का उपचार करते हैं। क्या करते हैं, घुटने के जोड़ों का उपचार करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह क्या है। तो जो घटना घटित नहीं होती है वह क्या है। तो भाई साहब वह हो जाएगा आपका प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में कोण नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, हाँ ये हो जाएगा। तो 124 का C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 124 का C हो जाएगा, ठीक है। अभी हम प्रकाश संश्लेषण वाला आपको बात बता चुके हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसके दूध में वसा का प्रतिशत सुमेलित है। तो किसके दूध में वसा का प्रतिशत सुमेलित है, भाई साहब एकदम डीप में क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये तो याद ही होगा कि जो गाय वाले हुए, तो गाय वाले में 5.9 नहीं होता है यार, गाय वाले में होता है आपका 4.5, कितना होता है 4.5% वर्षा होता है। भैंस में कह रहा है, भैंस में तो दिया नहीं, भेड़ में, अच्छा ये तो भेड़ है। तो भेड़ में जो कह रहा है, अगर भेड़ की बात करें इसमें 6 नहीं होगा, 8.6% होगा। बकरी में 4% दिया है, सही थे, इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्रभूमि भाई साहब 2 फरवरी मनाया जाता है ना, 2 फरवरी कब से, 2 फरवरी 1971 रामसर सम्मेलन हुआ था ना, रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में, वहाँ पे तो 2 फरवरी को अपनाया गया था। अच्छा जो अगर ये अभी अगर जनवरी का आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो 2024 में 2 फरवरी की जो है आर्द्रभूमि है, तो इसका थीम क्या था। तो याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन, ठीक है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, ठीक है, याद रख सकते हैं। गला बैठ गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भाई साहब देखिए एक एक करके नाम घोषित करते चले गए। सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आए आपके कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। इसके बाद फिर आपके लाल कृष्ण आडवाणी आ जाते हैं। फिर आपके घोषित होते हैं वो स्वामीनाथन, फिर नरसिम्हा राव थे, और इसके बाद एक थे और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो टोटल आपका 5, ये तो 5 दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, यानी कि 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। कौन कौन, कर्पूरी ठाकुर कहाँ संबंधित है, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी थे, ठीक है, मतलब ये भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ये विपक्ष के काफ़ी समय तक नेता रह चुके हैं ना उसमें। अच्छा, और जो इसके बाद फिर स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति का जनक माना ही जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर PV नरसिम्हा राव थे, ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे। अच्छा ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़े यानी कि सबसे पहले प्रधानमंत्री थे साउथ के, ठीक है। अच्छा, और एक होते हैं आपके चौधरी चरण सिंह, है ना, ये पूर्व प्रधानमंत्री, ये किसान नेता भी थे। चलिए तो 5 लोगों को दिया गया है। हाल ही में पहला खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक जो गेम्स है यह आयोजित किया गया है। यह कहाँ आयोजित किया गया है बताइए फटाक से। तो आयोजित किया गया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसमें जीता कौन, अब ये बताइए जीता कौन। तो आयोजित किया तो गया है, जीता कौन, तो इसमें जीते हैं आपका हरियाणा वालों ने। किसने, हरियाणा वालों ने झंडा गाड़ दिया है। तो उन्होंने जो है लगभग टोटल 105 पदक जीते हैं, 105 पदक जीते हैं, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है बापू टावर कहाँ स्थापित किया, मतलब हाल ही में किस देश का पहला
तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ किया गया है? पटना में, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपका लोग है 120 फीट की ऊंचाई है, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली का घोषित किया? मतलब घोल मछली को राज्य मछली को घोषित किया गया है, आपका घोषित किया गया है गुजरात को, ठीक है। अगला प्रश्न कहिए, वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? तो वर्ष 2024 का जो बजट है ये आपका देखिए ये चुनावी बजट है, ये चुनावी, इस बार चुनाव होना है लोकसभा का, ठीक है। तो इस जो है यह आपका अंतरिम बजट हो जाएगा। कौन सा बजट हो जाएगा? अंतरिम बजट हो जाएगा, अंतरिम बजट हो जाएगा, ठीक है। जो पूर्ण बजट आएगा ना वो चुनाव मतलब जब सरकार जो बनेगी उसके बाद आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो यहाँ आपका पहल का नाम क्या होगा बताइए फटाक से? तो हो जाएगा आपका नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि हाल ही में 16वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भाई 15वीं के तो एन के सिंह थे, ये तो 15वीं के तो ये तो नहीं होंगे, ठीक। तो इसके हो जाएंगे आपका अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो थे ये आपके नीति आयोग के ना पूर्व अध्यक्ष थे, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, सॉरी अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के, जो योजना आयोग है ना 1950 वाला, तो नीति आयोग के यह पूर्व उपाध्यक्ष थे, ठीक है, यह आप याद कर सकते हैं। अच्छा, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनते हैं तो अगर आपसे पूछ ले कि यह किस लिए बनते हैं, तो ये आपके जो है केंद्र में राज्य में जो कर होते हैं यानी कि जो टैक्स होते हैं उनको बंटवारे के बारे में मतलब ये बताते हैं, आपदा प्रबंधन जैसे टाइप का जो होता है उसको बताते हैं ना, तो वित्त आयोग। तो अच्छा, वित्त आयोग का जो मतलब अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 280, ठीक है। मतलब यह जो है अर्ध सरकारी टाइप का होता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन है बताइए? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हैं अरियाना बरनाबी। तो जो अरियाना बरनाबी है ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये आपका यूएई की हैं, नहीं यार, हाँ अरब की है ना, तो अरब ही हो गई। तो अरब की पहली महिला हो गई रियाना बरनाबी। एक इंसान पुरुष भी जो गया है उनको बोलते हैं अल नयादी। टेनिस खेल में इतिहास में सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम का मतलब खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ग्रैंड इसका जो है जीतने वाले बने हैं आपके नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड, राफेल नडाल। तो इसको बने हैं नोवाक जोकोविच। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं ना। 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितना? 24। दूसरे नंबर पे राफेल नडाल है। राफेल नडाल के पास कितना है? 22 ग्रैंड स्लैम है ना, तो याद रखिएगा। चलिए भाई साहब, लगातार 2 घंटे बोलते बोलते थक गए। चलिए देखिए, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करते हैं, रीजनिंग सॉल्व कर लें। चलिए हम फटाफट थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा। देखिए एफ का मान रखिए, ओ का मान रखिए, आर का मान रखिए, सी का मान रखिए, इसको मान रखेंगे, ऐड करेंगे 47 आएगा, इसका मान रखेंगे, ऐड करेंगे 49 आएगा, तो इसका भी मान रख के ऐड कर देंगे तो अंश का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, आज काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिए, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे या फिर कहीं इसको हम करा ही दें, क्या कह रहे हैं सर? कितना हो गया टाइम? 2 घंटे हो गए ना। रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। देखिए एक घड़ी में दोनों सुइयाँ बराबर हुई तो इसका आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा खटाखट। एक घड़ी में दोनों छोर से 11वें नंबर पे हैं, तो बताइए कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कतार में दोनों छोर से अगर 11वें नंबर पे हैं तो कतार में कितनी हो जाएंगी? तो 11 11 22 माइनस लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 11 22 माइनस 1 21 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 21 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या रहा है? कह रहा है कि 1 से 16, 16 से 31, 31 से 156, तो एक 25 5 1 6 होएगा, 6 5 30 1 31, 31 पंचे 150, 150 प्लस 6 150 छक्के 5 का 90, और नहीं 15 से 75, और फिर इसका 781 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर देखिए EGKT, अच्छा EGKT, E5 G7 K11 Q मतलब क्या बोलते हैं उसको Q, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा Y, तो Y तो सब में है था। अच्छा ये EF के बाद EZ इसके बाद L के बाद R, तो नंबर वैल्यू रखिए, खड़ाखड़ आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर ऐसे होगा। अच्छा इधर निम्न के दिए गए अभ्यास करिए, इधर साइड क्या कह रहा है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, 4 से 10 हो रहा है,
4 से 10 हो रहा है, यानी कि 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है। 4 दूनी 8, नहीं 6 जोड़ रहा है, यहाँ पे 10 जोड़ रहा है, यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, 14 जोड़ रहा है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, यहाँ पे 18 जोड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। कशेरुकी का संबंध अगर बंदर से है तो वही संबंध अकशेरुकी का क्या हो जाएगा, तो अकशेरुकी का क्या हो जाएगा, अकशेरुकी हो जाएंगे आपके स्टारफिश हो जाएगा। सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है कि इसके माता के पिता की पत्नी की बेटी मेरी सास की इकलौती बेटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा रुकिए सॉल्व करते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चन हो गए, मैथ वाला कुछ रह ही गया है तो उसको हम आगे देख लेंगे। 2 घंटे हो गए, अभी हमको कुछ काम एक जगह जाना है। चलिए तब नेक्स्ट सेट में मिलेंगे ना। अगर आपको मैथ का करना होगा तो बताइएगा, मैथ का भी हम करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपको नया सीखने को मिला ये भी बताइएगा, है ना। जय हिंद।